चैट क्यों नहीं आ रही? चैट क्यों नहीं आ रही? अच्छा आ गई। मुझे क्या याद रखेगा। हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है भाई लोगों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2026 बैच मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 17 करने जा रहे हैं। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं सब लोग? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सब लोगों को। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने लास्ट क्लास का होमवर्क कर लिया होगा। बहुत बढ़िया। और बधाई की एक और बात भी है कि आज रिजल्ट भी आ गया है सीबीएसई बोर्ड का और मैंने ऐसे सुना है तुम लोगों ने झंडे गाड़ दिए उस रिजल्ट में। क्यों भाई? यस, बहुत ही बढ़िया, काबिले तारीफ। मैं देख पा रहा हूं परसेंटेज अगर ये सही है तो साला 90 से किसी कम ही नहीं दिख रहे यहां तो है। अबे 97% होते हैं क्या? कोई इतना पढ़ के कहां जाओगे? ओहो हो, देख रहे हो इतने होनहार बालक मुझे मुझे मिले हैं, बताओ इस बैच में भाई। कितने खुश की 98 वाला भी है ये तो भाई। कोई 100 से बाहर मत काट दियो बे। 100 तक तो फिर भी संभाल लूंगा मैं, 100 से बाहर नहीं संभाल पाऊंगा, उसको देख लेना। हम्म। 100 तक ठीक है महाराज। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, काबिले तारीफ है भाई। आप देख पा रहा हूं मैक्सिमम बच्चों के बहुत अच्छे परसेंटेज बने हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाई करी है, मेहनत करी है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जितनी उन्होंने मेहनत करी थी, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतने परसेंटेज उनके ना बने हो, उतने मार्क्स नहीं बने हो। इट इज टोटली फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। जीवन में हम लोग जैसा सोचते हैं, कई बार जितना मेहनत करते हैं, जितना एफर्ट करते हैं, कई बार वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता। कोई बात नहीं है ना। 10वीं के मार्कशीट के बेसिस पे कोई आपको कहीं पर एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। कल को शादी वादी में भी 10वीं की मार्कशीट नहीं देखी जाएगी तुम्हारी, है ना, और लक्षण देखे जाएंगे तुम्हारे कैसे हैं। ठीक है, तो वहां पर भी 10वीं की मार्कशीट नहीं काम में आने वाली है ना। तो ये ऐसे मान लो कि जब बच्चा 10th क्लास तक रहता है ना तो उसके दिमाग में सबसे बड़ी चीज रहती है 10th के परसेंटेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। तो वो खूब पढ़ाई करता है 10th में बोर्ड और एकदम जबरदस्त वो मेहनत करेगा। फिर उसके दिमाग में एक और चीज बिठाई जाती है, 10th के तो नहीं जरूरी है, 12th के परसेंटेज बहुत जरूरी है। फिर वो गधे की तरह मेहनत करेगा 12th क्लास में। 12th के परसेंटेज जब आ जाते हैं फिर बोला जाता है 12th के परसेंटेज से भी सिलेक्शन नहीं होता, कॉलेज नहीं मिलती। बंदा सोचता है साला करें तो करे क्या। पहले मुझे 10वीं क्लास में बेवकूफ बनाया गया था। और तो मैं बताऊं कुछ बोर्ड्स में तो, कुछ स्टेट बोर्ड्स में 8वीं का भी बोर्ड होता है, 8वीं में भी बोर्ड होता है। बोले 8वीं बोर्ड के परसेंटेज बहुत जरूरी है। बच्चा 8वीं बोर्ड में लगा पड़ा है, गजब, है ना। और जब मैं 6वीं क्लास में था ना, मानी तो है, जब मैं 6ठी क्लास में था तब 5वीं क्लास का भी बोर्ड होता था। भाई जनता 5वीं क्लास में लगी पड़ी रहती थी, उसको लगता था 5वीं में बोर्ड है। और बोर्ड तो ऐसे समझा जाता था जैसे पता नहीं क्या है ना। हाँ, तो अब तुम समझ चुके हो, है ना। हाँ, कॉफी हमारी आ चुकी है, नजर ना लगाए प्लीज। और जिस जिसके बढ़िया परसेंटेज बने हैं, है ना, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा उसको। पर्सनली मुझे मैसेज कर देना कि सर मेरे इतने परसेंटेज बने हैं, मैं उसको मैसेज कर दूंगा अपना एड्रेस। उस एड्रेस पे 1-1 किलो मिठाई पहुंचा दे। बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, इतना तो कर ही सकते हो भाई। क्यों क्यों नहीं कर सकते क्या? बताओ बताओ। हम्म। कॉफी आ चुकी है अपनी। भाई आज का दिन तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा था। 2-2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग कर चुका हूं। अभी तुम्हारी क्लास लूंगा, फिर उसके बाद वापस रिकॉर्डिंग। ओहो हो, आज तो एकदम गले को एकदम जरूरत थी गजब चाय कॉफी की कुछ, है ना, वो आ चुकी है। ठीक है, हाँ एड्रेस भेज देंगे आपको, लेकिन आपको मैसेज करना पड़ेगा कि सर ये ऐसा ऐसा है ना। ठीक है। हाँ, तो देखो सीधी सी बात, मतलब ये तो चलो हंसी मजाक की बात होगी, अलग बात है।
मोटी मोटी बात अगर मैं कहूं, मैंने सेशन स्टार्ट होने से पहले भी समझाया था, जब आप क्लास 11th में आते हो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आप में बच्चों में, है ना। किसी का 95% है तो भी मेरी नजर में वो कमोबेश उसी जगह पे है, किसी का 90% है वो भी लगभग वही है, और 85 वाला भी वही है, 80% वाला भी वही है। तो ये जो टाइम है अब क्लास 11th का 12th का, इन 2 सालों में जो बंदा मेहनत कर लेगा ना जबरदस्त, यहां से वो बहुत अच्छा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज है, 10th क्लास के मार्क्स थे, ठीक है, जैसा भी था वो हो गया, है ना, उसको छोड़ो और अब वापस लग जाओ क्लास 11th के लिए। क्योंकि देखो क्लास 12th में 12th के मार्क्स एक्चुअली जरूरी है ना, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे होती हैं जिनमें एडमिशन आपको 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे ही मिलता है, और आप जेई मेंस का पेपर भी तभी दे पाते हो जब आपके परसेंटेज 75 हो, है ना। उससे कम परसेंटेज है तो फिर काम नहीं चलता। तो इस वजह से 12th क्लास के परसेंटेज एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मजाक की बात थी, अलग थी, है ना। ठीक बात है, डन है। हम्म। मेरे परसेंटेज बहुत बढ़िया थे, मैंने बताया तो था तुम्हें, 92.83% थे मेरे 10वीं क्लास में। लेकिन वो सर जमाना बहुत पुराना था, बहुत पुराना जमाना था। तुम में से कई लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय जब मैंने 10वीं क्लास पास करी थी, और मुझे लग रहा है कई नहीं, तुम में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि वो बात है 2006-07 की, है ना। और उस समय तो तुम्हारा नामो निशान तक नहीं था, है ना, कहीं दूर दूर तक नहीं होंगे। 20 साल का थोड़ी ना होगा कोई यहाँ। हाँ, लगभग 20 साल पुरानी बात है ना। उस समय तुम नहीं थे भाई। हम्म। यस, बताया था ना मैंने, हाँ वही तो। एयर बैच क्या है, हाँ इस पे मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी बता देता हूँ एयर बैच क्या है। हम्म। हाँ, मैक्सिमम लोग 2008 2009 की पैदाइश होंगे, है ना, उसी समय पैदा हुए होंगे। तो कोई 2010 वाला भी हो सकता है ना, लगभग उसी समय ही होंगे। हाँ, उससे पहले तो शायद ही हो। हम्म। हाँ, एयर बैच क्या है, देखो होता क्या है ना, ऑफलाइन कोचिंग में जब हम लोग जाते हैं ना, तो ऑफलाइन कोचिंग में एक वो होता था शफलिंग, है ना, शफलिंग ऑफ बैचेस, कि कुछ टेस्ट्स होते थे, और उन टेस्ट्स के बेसिस पे जो स्टूडेंट होता है उसकी शफलिंग होती थी। मान लो बैच नंबर 3 में है तो उसको बैच नंबर 2 में डाल दिया जाता था, 2 से फिर 1 में डाल दिया जाता था, है ना। उसको लगता था कि उसको अच्छा बैच मिल रहा है, अच्छे और कोई टीचर मिल रहे हैं और उनसे उसको ज्यादा समझ में आएगा, और ये कुछ ऐसा, है ना। अब वो जो शफलिंग वाली कहानी है, लगभग वैसी कहानी यूं मान लो एयर बैच जैसी है। एयर बैच में क्या होता है, कुछ बच्चा जिसका उसका कुछ क्राइटेरिया होता है ना, आपका एक टेस्ट होता है, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू जैसा भी कुछ होता है, उसके बेसिस पे कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है ना, और उनको सेलेक्ट करके अलग बैच में डाल दिया जाता है। अब उस बैच में क्या कोई अलग चीज पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती। क्या उस बैच में जाने से ऐसा कोई कंफर्म है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ वो ये है कि इस समय आपके परसेंटेज ठीक हैं, तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम तो बाकी लोगों से अच्छे हैं, तो हमें थोड़ा अलग कर दो और अलग तरीके से पढ़ाओ, उनका सिलेबस थोड़ा फास्ट होता है ना, वो कहानी थोड़ी अलग होती है। बस ये रीजन है एयर बैच का और इसमें, है ना। अच्छा बुरा कुछ नहीं है भाई, कह रहा वो बैच ज्यादा अच्छा होता है क्या, तो भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं फिर, वो ज्यादा अच्छा है तो हम सबको एयर बैच में पढ़वा दें फिर, हम क्या कर रहे हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं है बेटा, है ना, आपके मन में है कि हाँ मैं वहां मुझे जाना चाहिए तो आप जा सकते हो, है ना, इट्स योर चॉइस, है ना। ऑब्वियस है। यहां पर तो देखो सारी तरह के बच्चे हैं, है ना, यहां पर हर तरीके का बच्चा है। एक टीचर जो है वो हर तरीके से पढ़ाएगा, उसके ध्यान में एक बहुत अच्छा बच्चा भी होगा, उससे एक मतलब एवरेज बच्चा भी होगा, बिलो एवरेज बच्चा भी होगा, जो स्ट्रगलिंग फेज में होगा, सब तरीके के बच्चे, और हमें सबको साथ में लेके हुए पढ़ाना होता है। अब लेकिन अगर मान लो मैंने उसमें से 50 बच्चे अलग कर लिए ना, 50 बच्चे अलग कर लिए जो मुझे लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसको एक बार में समझाने से कहानी समझ में आ जाती है, तो मैंने उन 50 बच्चों को अलग कर दिया, सीधी सी बात ये। और मैं आपको बताऊं ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा से चलता आया है। और जो टीचर्स आपको ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, कुछ टीचर तो एयर बैच में पढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं कि टीचर भी उनके बिल्कुल अलग होते, नहीं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अपनी इन क्लासेस में पढ़ाते हैं और उन्हीं को फिर एयर बैचेस में भी डाल दिया जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई टीचर अलग आएगा बहुत ज्यादा हो कुछ और, है ना। तो वो तुम अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो यहां, तुम चाहो तो वहां, इट्स योर चॉइस, है ना, कहां जाना है तुम्हें। अब कैसे जाते हैं मुझे नहीं पता भाई, इसका प्रोसेस मुझे नहीं पता। तुम लोगों ने मेरे से पूछा था एयर बैच क्या होता है, मैंने तुम्हें बता दिया। एयर बैच में कैसे जाते हैं, उसका टेस्ट कब होना है, मुझे कोई पता नहीं है ना, मुझे नहीं पता, उस बैच का मुझे नहीं पता।
ठीक है। हाँ, वहां पर बच्चे कम होते हैं, है ना, तो थोड़ा सा बैच साइज छोटी होती है ना, बैच साइज छोटी है तो फिर आप अपने डाउट आउट भी पूछ पाते हो। ठीक है। फीस तो यही रहती है भाई, फीस अलग से नहीं होती कुछ, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। करें फिर, स्टार्ट करें हम लोग तो अपना सेशन भाई। उसका मुझे नहीं पता दादा, मुझे नहीं पता वो बैच कब है, कब उसका टेस्ट होगा, कब उसका इंटरव्यू होगा, मुझे नहीं पता। आपने आपने क्योंकि कल लास्ट वाले क्लास में भी एयर बैच भाई मतलब खूब बोला था, मैंने कहा बता देते हैं। और सुनो 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 मेरी बात सुनो। लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कशन था, वो आपके पास वीडियो कल नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि मुझे कल क्लास के बाद जाना पड़ गया था, तो उसका होमवर्क डिस्कशन आज मिलेगा आपको। आज वाले का होमवर्क डिस्कशन कल मिलेगा ना, तो बवाल मत काटियो भी तुम। हाँ वो है ना, मतलब कुछ जीवन जीवन रुक गया हो सर हमारा, जैसे जिंदगी रुक गई हो कि हमारा होमवर्क डिस्कशन नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आ जाओ अब हम लोग पढ़ते हैं। भाई लोगों सबका ध्यान स्क्रीन पे रहना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चंस की झड़ी लगा देंगे, झड़ी लगा देंगे, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। आज कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। देखो लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी में लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको परसेंटेज यील्ड पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज मैं आपको सीक्वेंशियल रिएक्शंस पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज मैं आपको परसेंटेज प्योरिटी पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। लेकिन सर एक बात बताओ, इनमें से तो कुछ भी हमारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ सर। मैंने कहा भाई नहीं लिखा हुआ, ये टॉपिक्स मेरे खुद के बनाए हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस को टाइप्स में बांट दिया है जिससे कि आपका काम आसान हो सके। जैसे ही परसेंटेज यील्ड का नाम आएगा आपको बोलोगे अरे सर ने मुझे परसेंटेज यील्ड वाले क्वेश्चंस करवाए थे। जैसे ही सीक्वेंशियल रिएक्शन का कहीं पर नाम आएगा आपको खट से ऐसे समझ में आएगा हाँ सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले क्वेश्चन करवाए थे, है ना। तो ये मेरे बनाए हुए मतलब क्वेश्चंस का ग्रुप है जो मैं अलग अलग बैचेस में करवाता हूं। आप लोग भी देखिएगा, आपको शायद अच्छा लगेगा। ठीक है ना, आ जाओ। तो हम लोग लास्ट क्लास में बेटा जी लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ रहे थे। ईमानदारी से बताओ लिमिटिंग रिएजेंट सबको समझ में आया था कि नहीं आया था? बहुत आसान बहुत सिंपल टॉपिक था, है ना। और आप सब लोगों ने बोला, और आजकल मैं जो कमेंट देखता हूं आप लोगों के, अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ सर अब हमें फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आ रही है, क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बड़े आसानी से हो रहे हो जैसे, है ना। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ फिर। लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग करने वाले हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कर चुके थे, आज सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये बोला था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कि सर लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सर जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, उनमें सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट छापना होता है, और लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे हम लोग बताते हैं प्रोडक्ट कितना बनेगा। प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करता है। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। यस बोलो, पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। सर लिमिटिंग रिएजेंट पहचानते कहते हैं, मैंने कहा था गिवन मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, और उसके बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा था मेरे से कि सर एक बात बताओ, जब हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस किए थे, स्टोइचियोमेट्री में क्वेश्चंस हमने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट मिलेगा, वहां पर तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला ही नहीं था। सर कैसे पता लगता है कि इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है और इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकालना? इस बारे में हमने लास्ट क्लास में बात नहीं करी थी, क्योंकि मुझे आज बात करनी थी। क्या ये दिमाग में आपके क्वेश्चन आया क्या? ईमानदारी से बताओ किस किस के दिमाग में क्वेश्चन आया? हाँ ईमानदारी से बताओ बेटा। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये अभी लास्ट लेक्चर नहीं है, अभी इसमें 3-4 लेक्चर और लगेंगे, है ना। इसमें 3-4 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर में, है ना, क्योंकि तुम्हें लग रहा था शुरू में बहुत तेज चल रहा है, तेज चल रहा है, तेज चल रहा है। मैंने कहा थोड़ा आराम से चलाते हैं फिर, है ना, कोई बात नहीं। हाँ तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर कैसे पता लगता है कि इस क्वेश्चन में तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है और इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकालना, इसमें डायरेक्ट स्टोइचियोमेट्री से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे पता लगना चाहिए? आया था क्या आप लोगों के दिमाग में? नहीं आया था सर। दिमाग कहां है सर? हाँ वो तो हमारे दिमाग में वही आ जाता है जो आप घुसा देते हो, या फिर जो हमारे फोन में हम देखते हैं, है ना, फोन से जो दिमाग में आ जाए बस वो घुसा लेते हैं। आया था कि दिमाग में? देखो मैं बताता हूं आपको, 2 क्वेश्चंस देता हूं, है ना, 2 अलग अलग क्वेश्चन देता हूं, समझना तो मेरी बात को, है ना। तुम्हें एकदम से कहानी समझ में आएगी कि कहां पर लिमिटिंग रेंज लगाना है और कहीं पर नहीं लगाना। मैं गारंटी दे रहा हूं कि 80% जनता तो इसी दुख में रहती है, उसको लिमिटिंग रीजन तो छोड़ो, उसको लिमिटिंग रीजन समझ में आया हुआ होता है, लेकिन दिक्कत यह आती है कि उसको यह नहीं पता होता किस क्वेश्चन में लिमिटिंग रीजन लगाना और किस में नहीं लगाना। 80% जनता इसी चक्कर में परेशान है। सुन लेना, 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 एग्जाम्पल से खट से तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है ना। इसी क्वेश्चन में
या फिर नहीं सर अपना फेवरेट एग्जांपल लिखो ना सर, वो वाला लिखो ना सर, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, सर ये वाला लिखो ना सर, है ना। हाँ, और सेम रिएक्शन आपके सामने यहां दे रखी, देखना H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। दादा सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, कोई इधर उधर मुंह नहीं फाड़ेगा। यस, टेबल कुर्सी पे बढ़िया ढंग से बैठो, टिका के बढ़िया। यस, देखो क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि 1 मोल H2, 1 मोल H2, या फिर ऐसे 1 मोल नहीं में 3 मोल H2, 3 मोल H2 रिएक्ट्स विद Cl2, रिएक्ट्स विद Cl2, फाइंड द मोल्स ऑफ HCl, है ना। एक तो क्वेश्चन ये, फाइंड द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड, है ना। एक तो ये क्वेश्चन है, समझाने के लिए है, समझाने के लिए है। और एक क्वेश्चन एट द सेम टाइम यहां लिखा है कि 3 मोल H2, 3 मोल H2 रिएक्ट्स विद 2 मोल Cl2, फाइंड द मोल्स ऑफ, फाइंड द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड, फाइंड द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड। देख रहे हो, अरे दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बताओ, देखें दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बताओ क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। बस यहीं से तुम्हें समझ में आ जाएगा किस क्वेश्चन में लिमिटिंग रीजन लगाना है और किस में नहीं लगाना है। बताओ देखिए क्या डिफरेंस है, डिफरेंस को पकड़ो, डिफरेंस को पकड़ो। सर डिफरेंस बताऊं मैं, मोटा मोटा डिफरेंस बताऊं क्या, सीधा सा डिफरेंस। सर सीधा डिफरेंस यह है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की क्वांटिटी के बारे में कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और सर इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तुम देख पा रहे हो, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, उस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट लगा ही नहीं सकते। सीधा स्टोइचियोमेट्री लगाओ, सीधा स्टोइचियोमेट्री लगाओ। आप बोलोगे 1 मोल H2 से 2 मोल HCl बनता है, तो साहब 3 मोल H2 से 6 मोल HCl बनेगा, खत्म कहानी। नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो लिमिटिंग रिएजेंट। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो लिमिटिंग रीजन लगाना ही नहीं है। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट के मोल दे रखे हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट का वॉल्यूम दे रखा हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट का मास दे रखा हो, हमेशा कान खोल के सुन लो बे, ओ कान खोल के सुन लो, उस क्वेश्चन में हमेशा लिमिटिंग रीजन लगेगा। पहले लिमिटिंग रीजन निकालोगे और फिर उसके बाद उसमें स्टोइचियोमेट्री लगाओगे। बस यही रामबाण इलाज है, कुछ मोटी बात नहीं है, यही रामबाण इलाज है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। मेरे हिसाब से तुम्हें कहानी समझ में आ चुकी है, बताओ ईमानदारी से, समझे कि नहीं समझे। दादा बोलना पड़ेगा यस, क्या बोला है मैंने। अगर, और इसको लिख भी लेना अपनी कॉपी में, कहीं कोने में लिख देना, एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, लिमिटिंग रीजन नहीं लिखाना। एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले लिमिटिंग रीजन निकालना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, खत्म कहानी। बस सिंपल कहानी और कुछ नहीं है, इस बात को याद रख लो। कसम खा लो, और तुम्हें पता ही है कि कसम मेरी नहीं खानी है, अपने हिसाब से देखना है किसकी कसम खानी है। अब तक तो मिल ही गया होगा, है ना। यस यस, हाँ कुछ भी, एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में कुछ भी गिवन हो, चाहे मोल गिवन है, चाहे मास गिवन है, चाहे वॉल्यूम गिवन है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसमें हमेशा लिमिटिंग रीजन लगेगा। यस, तो लिमिटिंग रीजन कब लगेगा, लिख भी लो बोले, अगर 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 मगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो। देख लो मेरी हिंदी में भी राइटिंग बहुत अच्छी है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। यस, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। बोलो समझ में आ गई मेरी बात, डन है। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये जो मेरी कसम खा रहे हैं ना, समझ लेना साला कोई नहीं मिलेगा तुम्हें कसम खाने को, मैं पहले बोल दे रहा हूं, है ना। जो मेरी कसम खा रहा है ना आज, भाई तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, जीवन भर तरसोगे बे कसम खाने वाला कोई मिल जाए, है ना। हाँ अब समझ लेना तुम, हाँ, बद्दुआ लगेगी मेरी, सोच लो। यस, डन है, डन है, डन है। अरे मतलब सामने वाले को ना भी पता हो कि तुमने उसकी कसम खाई है, लेकिन फिर भी खा तो सकते ही हो,
है, है ना, वो नहीं होता क्या, मतलब वो देखा नहीं तुमने मूवीज में, एक लड़की होती है जो करवा चौथ का व्रत रखती है ना, किसी बंदे के लिए। अब उसको नहीं पता कि उसने रखा है, लेकिन मन में है मैं उसके लिए व्रत रखूंगी, है ना, रख लिया व्रत। वैसे ही सामने वाले को नहीं पता ये अपनी कसम खा रहा है, लेकिन मन में है, खा ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। यस, हाँ, बाकी तुम्हारी श्रद्धा है भाई, देख लो जैसे तुम्हें करना है, क्या करना है। आओ जी एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा देखो, एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला, है ना। बाकी सारे अभी इसमें कुछ अलग नहीं है भाई, सारे वही क्वेश्चंस हैं, सब कुछ वैसा ही है ना। अब क्योंकि टॉपिक हमने कल लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा है, तो उसके कनेक्टिंग एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा और फिर आगे चलेंगे। यस, डन है ना, है ना, है ना। हाँ हाँ हाँ, तुम में से तो नहीं है कोई व्रत रखने वाला? आजकल भैया अलग ट्रेंड हो रहा है, लड़के भी व्रत रखते हैं। हाँ हाँ, है ना, हाँ लड़के वो रखते हैं। और बताओ क्या हो रहा है, मतलब बताओ। हाँ हाँ, देखो भाई क्वेश्चन में आ जाओ। कहता है 4 ग्राम हाइड्रोजन है, उसको आपने इग्नाइट किया 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और भैया दिखती सी बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ना तो पानी बनेगा। मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या सर? नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो यहां 2 लिख दो और यहां 2 लिख दो, अब रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। ठीक है सर, जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग रिएक्शन लिख दिया करो। ठीक है सर, अब समझो मेरी बात। अब इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन का मास गिवन है ना, और ऑक्सीजन का मास गिवन है, तो क्या इनके मोल्स निकाल सकते हो क्या तुम लोग? बोलो ना, निकाल लोगे क्या मोल्स? हैं? नहीं कह रहा दादा आप रखते हो क्या? तो मेरी शक्ल देख के लगता है मैं व्रत व्रत रखता हूं ऐसे, है ना, और वो भी करवा चौथ। कैसे? अबे ये चोचले इस वाली जनरेशन के हैं, हाँ आजकल वाले। ये हम गांव के भाई सीधे साधे बालक हैं, बताओ। हाँ, हमसे व्रत व्रत करवा चौथ के व्रत नहीं रखे जाते भाई। हाँ, कैसी बात कर रहे हो तुम? सर क्या आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लोगे कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर हाइड्रोजन का मास कितना गिवन है? सर 4 ग्राम गिवन है, और हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है। सर हाइड्रोजन के मोल्स कितने आगे? 2 मोल्स आगे सर, सीधी कहानी, है ना। हाँ सीधी कहानी, 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं सर। और सर ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, निकाल लोगे क्या? सर ऑक्सीजन के मोल्स कैसे आएंगे? गिवन मास है ना, डिवाइड बाय मोलर मास। सर इसका मास कितना गिवन है? 4, और मोलर मास होता है 32। इसके कितने मोल्स हैं सर? 1/8। अब तुम खुद बता दो, अब तुम खुद बता दो, इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो ना, एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है ना? अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो मुझे बताओ, जल्दी बताओ। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जल्दी बताइए, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जल्दी बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बताओ भाई। यस 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 यस, जल्दी बोलो, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा? सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालें? गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर 2 है तो ये वैल्यू 1 आ रही है। गिवन मोल्स 1/8, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो सर ये वैल्यू किसके लिए छोटी है? O2 के लिए छोटी है, इसका मतलब O2 इज माय लिमिटिंग रिएजेंट। बोल, अगर तेरा O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो तू अब क्या करेगा? O2 पकड़ लेगा, O2 पे स्टोइचियोमेट्री लगा दे। आप बोलोगे अगर 1 मोल O2 होता तो सर उससे 2 मोल H2 बनता। बोलो बनता कि नहीं बनता? और हमारे पास कितने मोल हैं O2 के? 1/8 मोल O2 है, तो उससे पानी कितना बनेगा? इंटू 1/8 मोल H2। बोलो कितना मोल H2, मतलब ये कितना हो गया सर? ये आ गया ये आ रहा सर 1/4 मोल H2, है ना। पानी कितना बन रहा है? 1/4 मोल। क्या आपसे ये पूछा है 1 बाई मास पूछा है ना, मोल को मास में कन्वर्ट करना है सर, मोल को मास में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला हमें आता है, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, है ना, यही होता है ना। तो सर हमारे पास देखो मोल्स है पानी के कितने? 1/4। हमारे पास मास नहीं है पानी का, है ना, मास ऑफ पानी निकालना है, डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास पानी का कितना होता है? अब तो याद हो गया होगा, 18 होता है ना। तो यहां से देखो मैं आगे लिख देता हूं, मास ऑफ पानी कितना आ जाएगा? कितना पानी बना है सर? ये हो जाएगा 18/4, 4 चौक 16, 4.5 ग्राम, है ना। कितना बना है? 4.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलिए क्लियर हुआ सबको? दादा बोलना पड़ेगा, डन है? यस, क्या आपको समझ में आ गया? आ गया समझ में तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। समझ में आ गया तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। पेन तोड़ दो। क्यों क्यों भाई, पेन के पैसे लगते हैं हैं? हाँ यस, पेन तोड़ने का ठेका हमने सिर्फ सलीम सर को दे रखा है ना। हाँ, हमने उन्हीं को आजादी दे रखी है। मैंने कहा सर, है ना, आप बस लीड करो, है ना।
बस वो धमका देते हैं तो फिर हमें धमकाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ जाते हो तो। हो गया, आगे चलें, फिर आगे चलें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो तुम कर लोगे क्या? सेम क्वेश्चन, 17 ग्राम NH3 का मिक्स कर दिया है सेम मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, सेम मास मतलब 17 ग्राम, दोनों का 17-17 ग्राम लिया और आपसे पूछा है बताइए NH4Cl कितना बनेगा। जरूरत पड़ेगी तुम्हें नाइट्रोजन के एटॉमिक मास की 14, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन होता है 35.5। बताओ, अब ये सेम क्वेश्चन है यार, मास को पहले मोल में कन्वर्ट करोगे और मोल से लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे और लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट बता दोगे। किसी को दिक्कत है क्या? कोई बोल ही नहीं रहा यार। कर लोगे ना होमवर्क? हाँ ये होमवर्क ही दूंगा बेटा जी, हाँ हाँ होमवर्क ही दूंगा, तुम्हें क्या लगा यही करवाऊंगा ना? ना 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 ना। एक क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर का, आओ, है ना, एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना। हाँ होमवर्क दे दिया बेटा, दे दिया है ना, करना इसको घर पे करना। सर 2023 31 जनवरी सेकंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। देखो दिखने में ऐसा लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन, सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा? अबे हलवा है हलवा, सिर्फ तुम्हें मतलब डराने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है ना, डराने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है, लिखता है अज्यूम कार्बन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, है ना, कहता है कि कार्बन जो है ना इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बर्न हो रहा है। हम जानते हैं सारे लोग, है ना, ऐसे ही बर्न होता है। 12 ग्राम कार्बन को बर्न कर दिया 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, तो हमसे पूछता है द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा एट एसटीपी। और क्वेश्चन में यह बोला गया है कि साहब ये देखो, ये सारी वैल्यू हमें पता है, इसका कोई मतलब नहीं है ना, सीओ का आइडियल गैस है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है तो, है ना, कार्बन जो है वो 12 है, ऑक्सीजन 16 है, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के लिए यहां 16 है, और मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी 22.7 मोल पर लीटर, ये क्वेश्चन में बोला गया है ना, लीटर इनवर्स है ये क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है। आपको समझ में आ गई मेरी बात? यस यस यस, डरना नहीं है। यस सर, सीधा सा एक काम करना है, 12 ग्राम कार्बन है तो सबसे पहले आप कार्बन के मोल्स निकाल लो। सर मैं यहां निकाल लेता हूं सर, है ना, यहां पर निकाल दिया मैंने, मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है सर। इसका मैं पोल देता हूं, है ना, टाइमलेस पोल दे रहा हूं मैं इसका। यस मैंने टाइमलेस पोल दे दिया है, आप लोग करिए आराम से धीरे धीरे, है ना, इधर पे मैं भी कर रहा हूं, आप लोग समझिएगा। सर सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें मुझे कार्बन का भी मास दे रखा है, ऑक्सीजन का भी मास दे रखा है, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा और फिर उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टारगेट है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। सर कैसे निकालें? सर कार्बन का 12 डिवाइड बाय मोलर मास भी 12, तो कार्बन के मोल कितने हो गए 1, और वैसे ही सर मैं ऑक्सीजन के मोल निकाल लूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर ऑक्सीजन का कितना मास गिवन है 48, और O2 का मोलर मास 32 होता है, तो सर ये कितना मोल आ गया 1.5 मोल। बताओ कोई दिक्कत नहीं है? यस। ओ भाई साहब लफड़ा हो गया, पोल गलत हो गया। पोल गलत हो लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, एक 20, हाँ ये 4 ऑप्शन लिख लो, देखो यहां 4 ऑप्शन लिख लो, 22.7, बी लिख लो 227, सी लिख दो 22.4 और डी लिख दो 224, है ना। ये लो 4 ऑप्शन दे दिए, आप लोग सॉल्व करो। सर हाँ रिएक्शन हमारे पास है 2C प्लस O2 गिव्स 2CO, और हमारे पास जो मोल्स हैं सर वो है 1 मोल कार्बन का और 1.5 मोल ऑक्सीजन का। तो लगे हाथ तुम मुझे ये बताओ इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सर दोनों के मोल पता है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालूंगा? सर गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएजेंट? कौन है, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? सर सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, कार्बन इज माय लिमिटिंग रिएजेंट। कौन है? कार्बन इज माय लिमिटिंग रिएजेंट। अगर लिमिटिंग रिएजेंट का पता लग गया तो सर अब प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। यस सर कैसे डिसाइड करेगा? देखो आप कार्बन पे स्टोइचियोमेट्री लगाओ, यूनिटरी मेथड लगाओ, आप बोलोगे अगर 2 मोल कार्बन होता तो उससे 2 मोल CO बनता। बोलो बनता कि नहीं बनता? और हमारे पास कार्बन का मोल है कितना एक्चुअली 1 मोल है बेटा जी, 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO बनेगा, और 1 मोल CO एसटीपी पे 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। यस अब इस 22.7 को लिखता है इंटू 10 टू द पावर -1 लिखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 227 इंटू 10 टू द पावर -1। लो जी यहां कितना आएगा 227 आएगा। जिस जिसको समझ में आ गया हो थम्स अप कर देना कि सर डन हो गया मामला।
है ना सर, एकदम समझ में आ गया है। पोल खत्म कर देते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट देख लेते हैं। अरे कहां गया, हिल क्यों नहीं रहा, हिल जा सिम सिम। हाँ ये रहा। ये तो मुझे लग रहा है पोल के चक्कर में गड़बड़ हुआ है। ये 31.8 और ये सब कुछ नौटंकी है ना, ये पोल के चक्कर में गड़बड़ हुई है। बताओ बताओ समझ में आया क्या? जिस जिसको समझ में आ गया हो फटाफट से थम्स अप कर दो कि सर डन हो गया मामला। यस डन कर दो, डन डन। क्लियर है क्या? दादा बोलना पड़ेगा यार। क्या समझ में आया कि आपको? सीधा सा क्या किया, दोनों के मोल निकाले, मोल निकाल के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, लिमिटिंग रीजन निकाला और लिमिटिंग रीजन से ही पता लग गया सीओ का 1 मोल बनेगा और 1 मोल सीओ का 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है। डन? यस पक्का? आगे चल ले, तुम कहो तो आगे चल ले, आगे चल ले फिर तुम कहो तो आ जाओ, फिर आगे चल लेते हैं, आ जाओ फिर आगे चल लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ फिर, ये वाला क्वेश्चन बताओ, कर लोगे क्या? सेम क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है भाई, Fe3O4 का मास दे रखा है, CO का मास दे रखा है, और क्या पूछ रहा है? आयरन कितना बनेगा। सब कुछ है यार, इंफॉर्मेशन सब कुछ इस क्वेश्चन में है, करना यार, है ना। अब क्लास में एक ही तरह के 10 क्वेश्चन करवाने का फायदा नहीं, हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं एक जैसे, है ना। तो ये आप खुद से करना बेटा जी। मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखो, सीधी सी बात है, आप ये मत समझना कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं मतलब मैं अपने काम से बचना चाहता हूं, नहीं। होमवर्क का मतलब सीधा सा इतना होता है कि क्लास में हमने एक टाइप का क्वेश्चन किया, सेम टाइप का क्वेश्चन आप घर पे करो, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। जब आप पेन नहीं घिसोगे ना, मैं यहां 10 क्वेश्चन करवा दूं, भले 100 क्वेश्चन करवा दूं, तुम्हें समझ में तभी आएगा जब आप खुद से ट्राई करोगे। सीधी सी बात है, और कुछ भी नहीं है ना, सिंपल कहानी है। आइए इस क्वेश्चन को करिए। ये कौन है भाई, ये कौन है भाई? कह रहा क्लास को एंड कर दो, कौन है भाई? भविष्य बेटा, तेरा भविष्य अंधकार में है, मुझे लग रहा है ऐसा। कह रहा क्लास को एंड कर दो, साला स्टार्ट हुआ आधा घंटा हुआ है, कह रहा क्लास एंड कर दो, है क्यों भाई? मुझे लग रहा है बेटा तू गलत चीज देखने आया था, गलत चीज दिख रही है यहां तुझे, है ना। तू कोई और क्लास में आ गया है, हाँ, कुछ और देखने लग गया, तो देखने कुछ और आया था, यहां तुझे दिख और कुछ और रहा है ना। कोई बात नहीं बेटा, तू चेंज कर ले अपनी क्लास। आओ सर, एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है। कहता है 8 लीटर H2 का है और 6 लीटर Cl2 का है, और आपस में रिएक्ट कर गए, तो पूछता है हमसे कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कितना होगा। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कितना होगा? कहता है प्रेशर एंड टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन। बहुत बढ़िया, यस 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 यस। इस क्वेश्चन का मैं पोल दूंगा आपको, टाइमलेस पोल दूंगा, और पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ना, ठीक सा क्वेश्चन है, बढ़िया तो कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, है ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है जो ठीक है, मतलब समझ में आएगा तो। यस 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 यस। आइए क्या कह रहा है, देखो सर इसमें मोल के बारे में नहीं लिखा हुआ, इसमें वॉल्यूम दे रखा है। सिंपल सी बात है, H2 और Cl2 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सिंपल कहानी यार, 2HCl बनता है ना। इसका वॉल्यूम दे रखा है 8 लीटर और ये दे रखा है 6 लीटर। आपको एक चीज याद है क्या? मैंने आपको कल एक चीज बोली थी, मैंने एक चीज बोली थी कि जो काम आप मोल के साथ करते हो, सेम वही काम आप वॉल्यूम के साथ कर सकते हो गैसेस के लिए। याद है क्या तुम्हें? ये सारी की सारी गैसेस होती हैं सर, है ना, हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl। बोलो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? सर देखो एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, सीधा सीधा सा ये बताना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन में हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जल्दी बताओ मुन्ना, फास्ट फास्ट जल्दी बोलो। यस अरे बोल दो भाई, है ना, है ना, है ना, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? अरे सर देखो, जो वॉल्यूम के साथ, जो मोल्स के साथ करते थे वो वॉल्यूम के साथ कर सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो 8 लीटर नहीं, इसको 8 मोल मान लो। ऐसे मोल मोल होता तो क्या लिखते? 8/1। यहां क्या आएगा? 6/1। सर कम कौन सा है? ये है सर, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब बताना,
अगर इस Cl2 का 1 लीटर होता है ना, अब प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। 1 लीटर से कितना लीटर बनता है HCl, 2 लीटर HCl बनता। लेकिन सर हमारे पास कितना है, 6 लीटर Cl2 है, तो उससे 12 लीटर HCl बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जनता क्या करती है, यहां 12 लीटर ढूंढने की कोशिश करती है और उसको 12 लीटर मिलता ही नहीं है, उसको 12 लीटर नहीं मिलता। वो यहां ढूंढता है 12 लीटर, और जब 12 लीटर नहीं मिलता तो वो डी ऑप्शन पे टिक मार देता है। बस यही गलती हो जाती है, निपट जाती है आधी से ज्यादा जनता। अरे महाराज एक बात बताओ दादा, मुन्ना एक बात बता, क्या तेरे से इस क्वेश्चन में यह पूछा है कि HCl का वॉल्यूम कितना होगा? नहीं, तेरे से क्या पूछा है, तेरे से यह पूछा है फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। देख रहा है, तेरे से क्या पूछा है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम पूछा। अच्छा, तो सर Cl2 तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट था, तो सर ये तो पूरा का पूरा निपट गया, ये तो सारा का सारा खत्म हो गया। सर H2 बचा है और सर HCl बचा है। रिएक्शन मिक्सचर में अभी दो चीजें बची है सर। मुन्ना इधर देख, सर रिएक्शन मिक्सचर की बात हो रही है, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में दो चीज है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। सर मेरे पास H2 बचा और मेरे पास HCl बचा है, इन दोनों का वॉल्यूम। सर HCl का वॉल्यूम तो मिल गया 12 लीटर, तुम तो मुझे बता दो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना बचेगा। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया लड़को, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि सर ये H2 एक्सिस रिएजेंट है, मतलब ये कुछ बचा रहेगा। कितना बचा रहेगा? अरे सर देखो कॉमन सेंस की बात है, 1 लीटर के साथ 1 लीटर रिएक्ट करना चाहिए, तो 6 लीटर के साथ 6 लीटर रिएक्ट कर जाएगा। ये कितना बचेगा, लेफ्ट 2 लीटर। 8 में से 6 तो रिएक्ट कर गया, 2 लीटर अभी बचा है, 2 लीटर अभी बचा है। तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, मतलब किसकी बात हो रही है, रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ HCl। और सर वो कितना है, 2 + 12, सर ये है 14 लीटर। खत्म कहानी, खत्म कहानी। बी ऑप्शन करेक्ट है। और 45% बच्चे, इसी वजह से ये 45 और 38 ऐड कर लो भले, ये इसका फाइनल रिजल्ट है इस पोल का। निपट गए कई लोग। देख रहे हो तुम, देख रहे हो क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ने का नतीजा है ना, दुर्घटना घटित हो सकती है बेटा जी। अगर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा तो दुर्घटना घटित हो सकती है। हाँ, स्कैम हो गया तुम्हारे साथ, गड़बड़ हो गया ये। इसी वजह से क्वेश्चन को हमेशा बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा करो, क्या इंफॉर्मेशन कह रहा है और क्या इंफॉर्मेशन नहीं। एक भाई साहब ऐसे हैं जिनका मन हो रहा है ब्लॉक होने का, और बस 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 मैं इसको ब्लॉक करवा दूं, बस फोटो ले लूं मैं स्क्रीनशॉट। साला गाली दे रहा है मेरी क्लास में है, देख रहे हो तुम, बताओ। परमानेंट ब्लॉक, परमानेंट परमानेंट, गाली का तो मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है। ले भाई, ले भाई तेरा काम खत्म करते हैं, लो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस 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 यस, समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। रिएक्शन मिक्सचर का मतलब बेटा पूरा पूरा जो मिक्सचर है ना उसका वॉल्यूम। ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये कंटेनर में हो रही होगी, उस कंटेनर में क्या क्या बचा है, H2 और HCl बचा है। H2 का 2 लीटर और HCl का 12 लीटर, 14 लीटर हो गया, खत्म का। यस बोलिए, यस 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 यस, डन है, समझ में आ गया ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब इस पे एक आधा क्वेश्चन और है, करिएगा इनको होमवर्क में, है ना, ये भी आपका होमवर्क है। कैल्शियम, देखो सीधी सी बात है, मैं इतने क्वेश्चंस आपको दे देना चाहता हूं कि अगर आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना, तुम घबराओ ना उस क्वेश्चन से, है ना। तुम्हें ऐसा ना लगे कि साला ये क्या पूछ लिया बे, है ना, इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ ही नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि हर तरह का क्वेश्चन तुमने किया हुआ हो, हर तरह का क्वेश्चन, है ना। तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका 20 ग्राम, इसका 5 ग्राम, बताओ NH3 कितना बनेगा, खत्म है कहानी, ये आपका होमवर्क है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, बताओ 2019 में पूछा है, बताइए किस क्वेश्चन में H2 लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, किस पार्ट में H2 लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन तो सर रात को 3 बजे निपटा देंगे हम, बताओ क्यों भाई। और ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था, यहां क्यों आया, तो कल कर लिया था ना, कर लिया था ये तो, छोड़ो। बोलो कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, तुम मुझे एक बात बताओ। होमवर्क वाले क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है भाई। बेटा अब तो सॉरी बोलने से फायदा नहीं है, अब तो फोटो चली गई और इंस्टेंट रिएक्शन हो जाएगा। देखो छोटी मोटी बात तो अलग होती है, देखो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं,
है ना। जैसे ऐसे होता है ना, एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा है ना, और छोटा बच्चा अगर मान लो कभी चोरी करके आए घर पे और अपनी मम्मी पापा को कोई चीज ला के दे, और अगर मम्मी पापा उसको ना बोले कुछ तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। या अगर मान लो मम्मी पापा उसको ये बोले शाबाश बेटा बहुत बढ़िया काम किया, कल को तू और लेके आना कुछ, तो इसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी और भविष्य में बड़ा होकर वो बड़ा चोर बनेगा, है ना। अब यहां पर अगर मान लो कोई गाली दे रहा है, मैंने उसको कुछ नहीं बोला या उसकी वाहवाही करी, तो क्या होगा, वो आगे चल के बहुत बड़ा गालीबाज बनेगा। आज ही उसको ब्लॉक मार दिया, पूरे साल भर कमेंट नहीं कर पाएगा, पूरे साल भर, है ना। अब अगर वो परमानेंटली ब्लॉक हो गया, पूरे साल भर ना वो डाउट पूछ पा रहा ना कुछ और पूछ पा रहा, तो उसको वो जीवन में उसको ये पता होगा कि कहां पर बकवास नहीं करनी है ना, कहां पर गलत नहीं बोलना है। रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये उसको सीख मिलेगी। ये ऐसा नहीं कि मैं उसका नुकसान कर रहा हूं, है ना। उसको तो जब भी अगर मैं कभी मिलूं तो मेरे पैर छूने चाहिए, है ना, और ये बोलना चाहिए कि सर आपने बढ़िया किया मेरे साथ। समझ रहे हो तुम मेरी बात को, है ना। हाँ, तो उसको उसको तुम गलत ना लो, उसको ये समझो कि हाँ ये अच्छा हुआ है उसके साथ, बहुत बढ़िया हुआ है, जीवन में कुछ अच्छा कर लेगा वो, है ना। बकवास नहीं करेगा, उसको पता होगा कहां पर मुंह खोलना है और कितना खोलना है ना। आ जाइए, चलो जनाब आगे चलते हैं। अब इसके बाद सर अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं परसेंटेज यील्ड पे, है ना। सर अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं परसेंटेज यील्ड पे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज यील्ड। सर क्या ये कोई अलग टॉपिक है? क्या नहीं, ये अलग टॉपिक नहीं है, ये हमारा स्टोइचियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट में से ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैंने अलग से निकाल दिया, जिन क्वेश्चंस में परसेंटेज यील्ड काम में आती है उनको मैं अलग कर रहा हूं। तो सोचो ये क्वेश्चंस भी लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री के ही हैं, ये अलग से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें परसेंटेज यील्ड पूछी जाती है उनको मैं अलग से करवा रहा हूं ताकि आपके लिए काम आसान हो सके। मेरी बात समझ गए हो शायद आप लोग? यस। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग हेडिंग ये लिखोगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज यील्ड। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये परसेंटेज यील्ड होती क्या है ना। सबसे पहले तो ये आता है परसेंटेज यील्ड होती क्या है ना। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज परसेंटेज यील्ड। देखो परसेंटेज यील्ड का मतलब आप समझ सकते हो एफिशिएंसी से, है ना, एफिशिएंसी से। सुन लो मेरी बात को, है ना। एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को ना, एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से एक एग्जांपल है, आप लोग समझना कि एक इंजन है, मान लो ये इंजन है कोई, है ना, ये कोई इंजन है ना, ये कोई इंजन है आपकी गाड़ी का, बाइक का, जिसका भी इंजन हो, एक इंजन है, ठीक है ना। इस इंजन को आपने इनपुट दिया 4 जूल का, है ना। इसको आपने कितना इनपुट दिया? 4 जूल। इसको एनर्जी कितनी दी? 4 जूल। 4 जूल एनर्जी दी, और सर इसने आपको पता है कितना काम करके दिया, वर्क कितना करके दिया? इसने आपको 2 जूल वर्क करके दिया। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी बोलोगे? हां जल्दी बताओ, इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है ना, हाँ हाँ, इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? जल्दी बताइए, इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? कितना परसेंट एफिशिएंट बोलोगे इसको? कितना परसेंट एफिशिएंट बोलोगे? आप बोलोगे सर इसकी एफिशिएंसी है 50% की। ये कितना एफिशिएंट है? 50% है सर। आप बोलोगे इसकी यील्ड 50% है, इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है? 50% है। इतना एफिशिएंट है। 50% क्यों बोला? अरे भाई आइडियली क्या होना चाहिए था? आइडियली ये होना चाहिए था कि 4 जूल अगर इसको हीट दी है तो 4 जूल ही काम करके देना चाहिए था ये वाला, लेकिन सर इसने नहीं दिया, है ना, इसने नहीं दिया, इसने 4 जूल में से 2 जूल ही दिया है। तो 50% कैसे आया? परसेंटेज यील्ड कैसे निकाली आपने? सर ऐसे निकाली, कितना देना चाहिए था? 4 जूल देना चाहिए था, कितना दिया? 2 इंटू 100%। दिस इज माई परसेंटेज यील्ड 50%। मेरी बात समझे क्या? 2 क्या है? कितना मिला, डिवाइडेड बाय 4 क्या है? कितना मिलना चाहिए था, है ना, कितना मिलना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। एक्सपेक्टेड कितना था कि 4 जूल से 4 जूल मिलना चाहिए था। एक्सपेक्टेड कितना मिलना चाहिए था? मिला कितना? 2 जूल मिला। मिला कितना? 2 जूल मिला। तो कितना मिला डिवाइड बाय कितना मिलना चाहिए था, दैट इज योर परसेंटेज यील्ड, है ना। कितना एफिशिएंट है, आप इसको एफिशिएंसी से समझ सकते हो। मेरी बात समझ गए क्या? दादा कोई बोल ही नहीं रहा यार। एफिशिएंसी का मतलब यह है कि बेटा कितना आउटपुट आना चाहिए था
और कितना आया है। अगर मान लो ये 4 जूल से 4 जूल दे देता तो आप बोलते ये 100% एफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंसी 100% है। वैसे ही एक कोई केमिकल रिएक्शन है, सोचिए, है ना, एक कोई केमिकल रिएक्शन है कि जिसमें A प्लस बी मिलके C बना रहा है ना, C बना रहा है। तो सर ये जो C है एक्चुअली स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से मान लेते हैं ये जो C है वो कितना बनना चाहिए था, 4 मोल बनना चाहिए था, है ना। ये थ्योरेटिकली इतना बनना चाहिए था, थ्योरेटिकली 4 जूल से 4 जूल बनना चाहिए था, है ना, ये इतना बनना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली बना कितना, 2 मोल बना। सोचो 2 मोल बना, एक्चुअली इतना बना, एक्चुअली इतना बना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना है, 2/4 इंटू 100%, आप बोलोगे 50% एफिशिएंट है सर ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 50 है। मैं सही कह रहा हूं क्या? यस, मैं सही कह रहा हूं क्या? अरे दादा बोलो ना यार, ये क्या तुम यार, ये समझ में आया आपको? तो ये जो बनना चाहिए था दैट इज योर थ्योरेटिकल यील्ड। इसको अगर मैं वैसे बोलूं ना, मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, तो इसको बोला जाता है थ्योरेटिकल यील्ड। दिस इज थ्योरेटिकली इतना बनना चाहिए था, दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअली कितना बना, ये बना एक्चुअल यील्ड, दिस इज योर एक्चुअल यील्ड। यस, तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है, बस यही अगर तुमने सीख लिया तो काम खत्म हो गया, है ना। बस यही है, इतनी ही थ्योरी है ना, इतनी थ्योरी है। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा सर एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, खत्म। एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100%। ये तो है बेटा जी लिखने का तरीका, है ना। और इसको देसी शब्दों में, है ना, देसी अंदाज में आप क्या लिखोगे, कितना बना डिवाइडेड बाय कितना बनना चाहिए था। बस ये है अंदाज, देसी अंदाज, कितना बनना चाहिए था इनटू 100%। ये लिख लो बस, है ना, ये लिख लो बस, यही है तुम्हारा परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, बस यही है। कितना बनना चाहिए था ये हम लोग सीख चुके हैं, है ना, पिछले 3 क्लास से साला हम यही तो काम कर रहे हैं, कितना बनना चाहिए था ये तो निकाल लें, और कितना बना ये क्वेश्चन में गिवन हो जाएगा। बस 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 बस, अरे रुको 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 बे, कहां जा रहे हो बे? बोलो ना, अरे मेरी बात समझ में आई क्या? यस, डन है। इस पे क्वेश्चन करें क्या, इस पे क्वेश्चन करें क्या? यस यस, क्वेश्चन करें इस पे। इस पे क्वेश्चंस करते हैं, आओ। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये रहा, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये रहा, करो देखे। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये रहा, करिए देखें, ये वाला क्वेश्चन करिए, देखो कर पाते हो कि नहीं, है ना। हाँ 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 हाँ, हेलो, हाँ। और देखो ये जरा थोड़ा फालतू में चल रहा है बकवास अभी ना, तो जो स्पैम और, है ना, हाँ हाँ हाँ, अब ये क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे भी, लेकिन हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इनको निपटाओ, ये ऐसे ही है, गंद है, थोड़ी खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, परमानेंट परमानेंट, बस काम ही खत्म है। ठीक है, ओके। लो जी, हुआ क्या क्वेश्चन, हुआ हुआ क्वेश्चन हुआ क्या? एक रिएक्शन दे रखी है तुम्हारे सामने, 2x प्लस 3y
plus 4z is equal to 5w. Initially 1 mole of x, 3 mole of y and 4 mole of z is taken if 1.2 mole of w is obtained. 1.2 mole of w is obtained. मुझे बताइए ये क्या है? ये थ्योरेटिकल यील्ड है या फिर एक्चुअल यील्ड है? जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो कौन सा होता है? जल्दी बताओ भाई, जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो क्या होता है? वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है या फिर एक्चुअल यील्ड होती है? जल्दी बताओ सर। थ्योरेटिकल यील्ड तो वो होती है जो हम लोग निकालते हैं कि इतना बनना चाहिए था, एक्चुअली कितना बना है हमें थोड़ी ना पता, एक्चुअली कितना बना है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। दैट इज योर एक्चुअल यील्ड। क्या तुम मेरी बात को समझ गए? क्या तुम मेरी बात को समझ गए क्या? दिस इज माई एक्चुअल यील्ड। बस अब कितना बनना चाहिए था ये निकालना हो तो सर ये तो निकाल ही रहे हैं, 2 क्लास से यही तो कर रहे हैं, पिछली 2 क्लास से यही तो कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था। इसका मतलब सर सीधी सी बात है ये कुछ नया टॉपिक नहीं है सर, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में गिवन होता है और थ्योरेटिकल यील्ड पिछली 2 क्लास से निकालना सीख रहे हैं, बस खत्म है सर। ये कोई नया टॉपिक नहीं है सर, है ना सर, ये धोखा है सर हमारे साथ। 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5w, है ना। मुझे बताइए जल्दी से कितने मोल दे रखे हैं x के? सर 1 मोल दे रखा है। y का कितना मोल दे रखा है? 3 मोल दे रखा है। और बेटा जी z का कितना मोल दे रखा है? 4 मोल दे रखा है। सर एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। और लिमिटिंग रिएजेंट पहले बताना पड़ेगा कौन सा है। सर कैसे बताएं? गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सबसे छोटा रेशियो किसके लिए आ रहा है? x के लिए आ रहा है। माई x इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो सर प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था? थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था? आप बोलोगे अगर 2 मोल x होता तो साहब उससे 5 मोल w बनता, लेकिन हमारे पास कितना है? 1 मोल x है सर। 1 मोल x है तो उतने उससे कितना बनेगा? 5/2 मोल W बनना चाहिए था सर। 2.5 मोल W ये बनना चाहिए था। दैट इज माय थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड है सर। बनना तो चाहिए था 2.5, बना है 1.25। परसेंटेज यील्ड कितना हो गया? जल्दी बता दो भाई, परसेंटेज यील्ड कितना हो गया? सर वो आएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 100%। ये वैल्यू 50% आ रहा है। बताओ जी, बताओ जी, कोई दिक्कत हो किसी को? अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करके बता देना, एक बार थम्स अप करके बता देना अगर समझ में आ गया तो। अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करके बता दो। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करके बता दो जल्दी से। यस, डन है क्या? ए ऑप्शन करेक्ट है साहब, ए ऑप्शन करेक्ट है। देखा कुछ नया टॉपिक है क्या? नहीं। लेकिन परसेंटेज यील्ड का नाम सुनते ही ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पसीना आने लगता है, पता नहीं कहां से बोले पता नहीं परसेंटेज यील्ड क्या। अबे कुछ नहीं है, पढ़ चुके हम लोग पहले ही, सब कुछ पढ़ रखा है, बस उसको समझ लेते हैं। बढ़िया, डन है, सबको समझ में आ गया। आगे चलूं मैं, है ना, आगे चलूं मैं। आइए अगला क्वेश्चन और करते हैं, है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मिलेगा। आओ आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक और क्वेश्चन आपके सामने ये। तुम समझ रहे हो मतलब मुझे कितना, मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो क्लास में आके स्पैमिंग करते हो या फिर गाली गलौज करते हो, मतलब उन पे गुस्सा तो देखो सीधी सी बात आता ही है, क्योंकि आप क्लास में डिस्ट्रैक्ट होते हो, है ना, आपका दिमाग खराब करता है वो। लेकिन मुझे गुस्से से ज्यादा उन लोगों पे तरस आता है। ये आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिए, है ना, मेरा ज्ञान तो चलता रहेगा ऐसे ही, है ना, मेरा ज्ञान तो ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे उन पे तरस आता है भाई, है ना, तरस आता है उन पे और उनके माँ बाप पे, है ना, या फिर उनके गार्जियन पे, या फिर ऐसे ऐसे किसी भी बंदे पे जिसको लगता है कि उसका बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना। ये ऐसे लोग हैं जो अपने घर वालों को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता जीवन में। घर वालों को लग रहा है मैंने मोबाइल दिलवा दिया, है ना, उसके मोबाइल का डेटा रिचार्ज भी करवा दिया, साला खुद के पास, है ना, पापा मम्मी के पास खुद के पास एंड्रॉइड फोन नहीं होगा, है ना, वो नोकिया वाला 1108 या फिर ऐसा लेके उसी से काम चला रहे होंगे। लेकिन अपने बच्चे को उन्होंने मोबाइल फोन दिलवाया एंड्रॉइड, क्यों? क्योंकि उससे वो पढ़ाई कर ले। लेकिन उसका बच्चा बैठ के क्या कर रहा है? क्लास में बैठ के गाली दे रहा है। अब बताओ है क्या करे भाई, क्या करे घर वाले? फिर यही लोग होंगे जो 2 साल बाद बोलेंगे हमें तो समझ ही नहीं आता था, क्या करें भैया, हमें तो समझ ही नहीं आता था, है ना, हमें ये नहीं होता था, हमें वो नहीं होता था। अबे शर्म कर लो भाई, तुम शर्म कर लो। हम्म।
गजब हो तुम लोग, गजब गजब। शेम शेम भाई, मतलब हाँ एक्चुअली शेम। ऐसा मतलब इन्हें तो धोखा देना, मतलब पेरेंट्स को धोखा देना। तुम्हारे पेरेंट कभी दो चार यार दोस्तों मिलके बैठ के बात करते होंगे ना, है ना, तो ये बात बोलते होंगे कि यार बेटा ना मेरा बहुत मेहनत कर रहा है ना, पढ़ाई बहुत कर रहा है वो, देखते हैं उसका होता है कि नहीं होता, और तुम साला ये काम कर रहे हो मेरे सामने। तुम जैसे लोग हो ना यहाँ सामने बैठे हो, मैं बताऊं मुर्गा बना के इतना कूटू ना, इतना कूटू तुम्हें, साला तुम सीधे ना लेट पाओ 4 दिन। मैं बता रहा हूं ऐसे बच्चे। हम्म। अब कई लोग लिखेंगे कमेंट में, क्लास के बाद कमेंट में, टीचर जो है वो हमें डांटता है ना, टीचर हमें ऐसे करता है। क्या करे भाई, पूजा करूं तुम्हारी, साला घर पे मिठाई भेजूं तुम्हारे, हैं? आओ पढ़ो, क्वेश्चन करो, देखो क्या कह रहा है। लिखता है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 5 ग्राम ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड रेजिड्यू, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोला है। द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, बता दो। हाँ बता दो, बता दो, जल्दी आ जाओ, हाँ जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ आओ। हाँ नहीं, तुम्हारे पास है ऑप्शन भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन है। कोई टीचर तुम्हारे सामने कड़वा बोले, टीचर ऐसी बात बोले जो तुम्हें पसंद ना आती हो, टीचर ऐसी बात बोले कि जो आज तुम्हें नहीं समझ में आती हो लेकिन 2 साल बाद समझ में आएगी, लेकिन हमें वो आज अच्छी नहीं लग रही, है ना। ऐसे क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्लास खत्म होने के बाद रेटिंग का ऑप्शन होता है तुम्हारे पास, है ना। हाँ, अब अच्छी अच्छी बात तो यार मेरे से बोली नहीं जाएगी, देख सीधी सी बात है, जो है वो तुम्हें बोलूंगा मुंह पे, तू साला कुछ भी कर, तू खराब कर, तू अच्छा कर, कुछ भी कर भले, जो बात है वो तुम्हें बोलूंगा, है ना। तेरे हाथ में है वो रेट करना, वो तू कर दे जैसे भी है तुझे लगता है ना। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा पूरी ईमानदारी से, उस बात में कोई कमी नहीं आने दूंगा, है ना। हाँ, अब मैं यार नाच गाना तो नहीं कर सकता तेरे सामने, लेकिन हाँ पढ़ाऊंगा मैं पूरी ईमानदारी से। आ जा, सबसे पहले तो तू लिख कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से बनता क्या है। सर मुझे एक बात पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से सर एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो यही बनता है कि नहीं बनता, बोल यही बनता है ना। बहुत बढ़िया सर, यही बनता है बिल्कुल, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। अब तो मुझे एक बात बता, ये 5 ग्राम रेजिड्यू बना है, ये एक्चुअल यील्ड है कि थ्योरेटिकल यील्ड है? आपने बोला है सर क्वेश्चन में अगर कभी दे रखा हो तो वो हमेशा एक्चुअल यील्ड होती है सर। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हमेशा कौन सी यील्ड होती है? एक्चुअल यील्ड होती है सर, कोई बोल ही नहीं रहा। जो क्वेश्चन में मास गिवन होता है वो एक्चुअल यील्ड होता है सर, बिल्कुल होता है। अच्छा, अब मुझे थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। अब तो एक बात बता, क्या मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा क्या? बोले सर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लगाना, साला एक ही तो रिएक्टेंट है ना, एक रिएक्टेंट है उसमें कहां लिमिटिंग रिएजेंट लगाओगे सर, दूसरा रिएक्टेंट ही नहीं है सर। हाँ, कहां से दूसरा, कहां लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा ही नहीं सर। बहुत बढ़िया सर, सीधा सा एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री लगा दो? सीधा सा स्टोइचियोमेट्री कहती है कि अगर इसका 1 मोल लिया है तो ये भी कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। सीधा काम, नो बकवास, खत्म कहानी, है ना, सही कह रहा हूं। तो सर कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, पहले तो ये बताओ, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? कैलकुलेट कर पाओगे क्या? मुझे तो याद है, तुम कैलकुलेट कर लो। सर कैल्शियम होता है 40, है ना, बता देता हूं यहां, कैल्शियम 40 होता है, हालांकि बहुत बार लिखवा रखा है फिर भी लिखवा देता हूं। ऑक्सीजन 16 होता है सर, इसका मोलर मास पता है 40 + 12 + 16 × 48, 16 × 3 48, ये आएगा सर 100 ग्राम पर मोल आएगा सर। और वैसे ही अगर आप लोग मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालोगे ना, पता है वो कितना आएगा? पता है वो कितना आएगा? वो आएगा साहब 40 + 16, है ना, 56, 56 ग्राम पर मोल आएगा साहब, है ना, 56 ग्राम। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं ना, अगर मैं ऐसे कह सकता हूं ना, अगर ये 1 मोल है मतलब इसका 100 ग्राम है, और इसका 1 मोल है मतलब ये 56 ग्राम है। यूनिटरी मेथड सीधा लगा दिया। अगर मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन क्वेश्चन में कितने से पूछा? 10 ग्राम। अरे भाई साहब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना बनेगा सर? 10 ग्राम से पता कितना बनेगा सर? ये बनेगा 5.6 ग्राम। ये इतना बनना चाहिए था, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ये बनना चाहिए था सर। दैट इज माय थ्योरेटिकल यील्ड। बताओ है कि नहीं? खत्म हो गया ना महाराज। परसेंटेज यील्ड मेरे से पूछा है, इज इक्वल टू 5/5.6 × 100%। बताइए, सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? बताइए कितना आ रहा है?
सर मेरा तो 89% आ रहा है ना, मेरा कितना आ रहा है सर, 89% आ रहा है, बाकी तुम्हारा कितना आ रहा है चेक कर लो। सर मेरा तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है साहब, चेक करो देखिए, डन है क्या बेटा। इसको आप मोल निकाल के भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका इसके 10 ग्राम के कितने मोल हैं उससे भी कर लेते, तब भी आंसर सेम ही आता। मैंने इस तरीके से किया तब भी आंसर सेम आया, बताओ। ठीक है, आगे चलूं क्या, डन है, डन है, डन है, हाँ मतलब 89 के लगभग लगभग है ना, 89 के लगभग। सबको क्लियर है, थम्स अप कर दो एक बार कि सर समझ में आ गया, है ना, सबकी समझ में आ गया सर, ठीक है। आप इसको, अरे भाई साहब, अरे इसको मोल की टर्म में भी कर सकते थे बे मुन्ना, देख तेरे यहां पर कितने मोल आते, 0.1 मोल आते हैं ना, तो ये कहते हैं कि 0.1 मोल से 0.1 मोल बनेगा, 0.1 मोल डायरेक्ट लिख देते 5.6 ग्राम, एक ही बात है भाई। मैंने पहले मोल को मास में कन्वर्ट कर किया है, आप क्या करते हैं, पहले मास को मोल में कन्वर्ट करते और मोल को फिर लास्ट में वापस मास में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 2 बार लफड़ा होता, एक बार में कर दिया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए जनाब, करिए जनाब, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड, है ना, NH3 के कितने मोल बनेंगे अगर 140 ग्राम N2 का रिएक्ट करता है 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और सर क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन दे रखी है, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन दे रखी है सर, है ना। देखो अभी तक जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस किए थे, है ना दादा, पिछले जो 2 क्वेश्चन किए थे ना, उसमें मुझे परसेंटेज यील्ड दी हुई, परसेंटेज यील्ड पूछी थी और एक्चुअल यील्ड दी हुई थी। इस वाले क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड दी हुई है, और मुझे बताओ पूछा क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड पूछी है कि एक्चुअल यील्ड पूछी है, बताओ। थ्योरेटिकल यील्ड तो सर वो होती है जो हम लोग खुद से निकालते हैं, और जो हमसे पूछा होता है वो कौन सी यील्ड होगी, वो कौन सी यील्ड होगी, एक्चुअल यील्ड होगी सर, है ना। सर इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन में एक्चुअल यील्ड पूछी है सर मेरे से, सर इस क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा है, एक्चुअल यील्ड पूछा है सर, जल्दी बताओ। यस, क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या क्या मैं सही कह रहा हूं क्या बेटा, कोई बोल ही नहीं रहा भाई, कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं भाई। जल्दी बोलो भाई लोगो, फटाफट। है ना, करो इस क्वेश्चन को एक बार के लिए ट्राई करो, तब तक मैं कुछ डाउट देख लेता हूं आप लोगों के, है ना, हाँ डाउट देख लेते हैं, मैं डाउट, तुम तो करो क्वेश्चन। सर अब आपका हाथ ठीक है भाई साहब, भाई तेरे चरण का है, मतलब मेरी आंख में आंसू आ गया, मतलब ये बात सुन के, है ना। मतलब सबसे पहले तो दादा मैं तुझे थैंक यू बोलूंगा कि तुझे कम से कम ये पता है कि हाँ मेरे हाथ में प्रॉब्लम है ना, हाँ। तो बेटा जी थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो आयुष, मेरा हाथ बेटा ठीक नहीं है, मतलब पूरा ठीक नहीं है, अब मैं इसको सिर्फ वजन वजन नहीं उठा पाता, इससे एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ टाइम पे, तो हो जाएगा ठीक है ना, महीने 2 महीने में। थैंक यू आयुष, थैंक यू सो मच बेटा। सर मोलैरिटी क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, मोलैरिटी पढ़ाएंगे जी, अगली क्लास में पढ़ाएंगे, मोलैरिटी भी पढ़ाएंगे। सर वाई हियर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि यहां है ना, देखो यहां पहले 1 लिखा है तो यहां पर भी 1 लिखा है ना, तो 1 से 1 बन रहा है ना, मैं ऐसे कह रहा हूं, मैंने नहीं बोला है कि अपनी मर्जी से 1 यहां लिखा है, देख बेटा 1 से 1 बन रहा है ना, वो रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री से पता लग रहा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं ये चीज। सर ये कैलकुलेशंस कैसे जल्दी करूं, जेई में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, बोलो सर कैसे करूं। बेटा ये टाइम के साथ होगा, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे करोगे ना अपने आप कैलकुलेशन सुधर जाएगी, है ना, कोई तरीका नहीं है, मैंने भी कही है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक रात में कर ली। आप हमेशा मतलब 2 दिन 3 दिन 5 दिन 5 महीने 6 महीने साल भर प्रैक्टिस करोगे, अपने आप कैलकुलेशंस की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन बात एक ही है, आप लोग खुद से करते जाना कैलकुलेशंस, है ना, ऐसा ना हो कि कैलकुलेटर से करोगे तो फिर स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, है ना। सर सारे क्वेश्चंस होमवर्क वाले नोट्स में लिखने हैं क्या, अच्छी बात है अगर लिख लो तो, है ना, होमवर्क वाले क्वेश्चंस लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। एनी अदर मेथड टू सॉल्व दिस,
सर एक बार मोल से करके दिखाइए। परसेंट यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड एक ही बात है, एक ही बात है ना, एक ही बात है। सर अब सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं सर, आप इजी क्वेश्चन, हाँ बेटा मैं इजी करवा रहा हूं तो यही मान ले, है ना, मैं इजी करवा रहा हूं, है ना, मुझे इजी क्वेश्चंस करवाने आते हैं, यही मान ले तू भाई। साला क्वेश्चन ना बने तो दिक्कत, जब क्वेश्चन बनने लगे तो आप इजी करवा रहे हो, तो जान ले लो भाई, यहां गर्दन काट दो और क्या करेगा मास्टर, बकवास। हाँ आओ देखो सर क्या हो रहा है, सर हो ये रहा है कि N2 जो है सर वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सर N2 रिएक्ट कर रहा है महाराज NH2 के साथ और NH3 बन रहा है। अरे भैया क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, सर नहीं, N2 + 3H2 gives to NH3, ये रिएक्शन बैलेंस है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब तुम एक बात बताओ बे, नाइट्रोजन का तुम्हें मास दे रखा है, तुम मोल निकाल सकते हो क्या नाइट्रोजन के, जल्दी से बताओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं, अरे लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाओगे ना पहले, कैसे पता लगाएं सर, आओ पता लगा लेते हैं। सर नाइट्रोजन के मोल्स कैसे निकालें, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यस सर नाइट्रोजन का मास कितना गिवन है 140, और सर इसका मोलर मास कितना होता है 28 होता है सर, बोलो सर ये हो गया, देखो सर ये 5 आ रहा है सर, ऐसा लग रहा है सर 5 आ रहा है सर, चेक कर लो जरा 5 आ रहा है क्या, हाँ हाँ सर लग तो ऐसा ही रहा है सर, हाँ 5 आ रहा है सर बिल्कुल सर, इसके 5 मोल क्वेश्चन में गिवन है सर, है ना, कितने गिवन है सर, इसके 5 मोल क्वेश्चन में गिवन है, बहुत अच्छी बात है। अरे तो भैया लगे हाथ आप मोल निकाल लो किसके, H2 के भी, मोल्स ऑफ H2 कैसे निकाले सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बोलिए सर, मास गिवन है 40, मोलर मास 2 होता है सर, इसके मोल कितने आगे 20 आगे सर, ओहो हो सर, इसके मोल कितने आगे 20 आगे सर, 20 मोल्स 20 मोल। अब जल्दी से बता दो, बताओ बे लिमिटिंग रेजेंट कौन है, जल्दी बताओ लिमिटिंग रेजेंट कौन है, जल्दी बोलो बे, जल्दी बताओ लिमिटिंग रेजेंट कौन हुआ सर, कैसे निकाले सर, गिवन मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, गिवन मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो सर, ये तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अरे सर ये रेशियो N2 के लिए कम है, इसका मतलब N2 इज माय लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक बात है सर, बहुत अच्छी बात है, N2 मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अगर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है तो एक बात बता, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यही करेगा, बिल्कुल करेगा। आप बोलोगे सर अगर मेरा 1 मोल N2 होता ना, 1 मोल N2 से सर 2 मोल NH3 बनता, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बनता सर लेकिन मेरे पास कितने मोल है इसके, सर 5 मोल N2 है सर, 5 मोल N2 से कितना बनना चाहिए, ये 1 से 2 बन रहा है तो 5 से 10 मोल NH3 बनना चाहिए था सर, 10 मोल NH3 बनना चाहिए था, दैट इज माय थ्योरेटिकल यील्ड, बोलो दैट इज माय थ्योरेटिकल यील्ड। ये मेरी कौन सी यील्ड है सर, ये मेरी थ्योरेटिकल यील्ड है सर, और मेरे से एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में पूछी है। सर एक बात बताइए, जो परसेंटेज यील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है एक्चुअल यील्ड, है ना, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100%, बोलो यही होता है, इनटू 100%। और सर ये कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है सर 50%। सर एक्चुअल यील्ड मेरे से पूछा है, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आई है सर, थ्योरेटिकल आई है 10 मोल इनटू 100%, तो जल्दी से बता दो एक्चुअल यील्ड कितनी आएगी, एक्चुअल यील्ड आएगी सर कितना आ रहा है सर, 100 है बे, 100 है, 100 है सर, 100 है सर, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 मोल बनेंगे भाई। लो जी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सर। बताओ इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत है तो वो बता दो, और कहां दिक्कत है वो भी बताना, सिर्फ मुंह मत फाड़ देना ऐसे ही कि नहीं समझ में आया, ये डाउट है वो डाउट है, कहां दिक्कत है ये बता दो बस। कोई परेशानी, परसेंटेज यील्ड दे रखी थी और मेरे से एक्चुअल यील्ड पूछी थी। सर हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड तो निकाल रहे हैं सर, 2 क्लास से थ्योरेटिकल यील्ड तो निकाल रहे हैं, कितना बनना चाहिए था प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए ये तो निकाल रहे हैं, कितना बनना चाहिए 2 क्लास से यही तो कर रहे हैं, निपटा दिया, हो गया ना, बोलो बोलो बोलो, डन है डन है डन है, यस बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हो गया। आगे बढ़ चलूं, अरे बोलो बोलो आगे बढ़ चलो अगर तुम कहो तो। हो गया, वेरी गुड। तो चलो फिर अब आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मिलेंगे भाई, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करोगे ना। इस क्वेश्चन में भी मुझे क्या दे रखा है सर, इस क्वेश्चन में भी मुझे परसेंटेज यील्ड दे रखा है, परसेंटेज यील्ड दे रखा है, और सर एक्चुअल यील्ड पूछा है ना, एक्चुअल यील्ड पूछा है, एक्चुअल यील्ड मेरे से क्वेश्चन में पूछी है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है। ये वाला क्वेश्चन
इसमें आपसे परसेंटेज यील्ड पूछी है, ठीक है सर, आप करिएगा, परसेंटेज यील्ड पूछी है तो करिएगा, है ना। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन की नहीं जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। सर ये हम कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। होमवर्क दे दो सर, इस पे होमवर्क लिख दो सर। लिख दिया होमवर्क। आओ एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ये वाला क्वेश्चन, है ना, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अब देखो। यस, अरे देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चंस, ऐसी स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है, ये क्या है ना। ये देखते ही पिछले, ये ना, ये ट्रेंड पिछले 4-5 साल में हुआ। देखो 2021 से ये वाला ट्रेंड आया है। क्या ट्रेंड आया है कि वो रिलेट करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। क्वेश्चंस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री के साथ रिलेट करता है। मैं चाहूं तो इसको छोड़ सकता हूं अभी ना, मैं चाहूं तो इसको छोड़ सकता हूं कि तुम खुद से कर लेना घर से, या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि जब तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब इस क्वेश्चन को कर लोगे। लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूं, है ना, मैं रिस्क ले रहा हूं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे रिलेट कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, है ना। समझने की कोशिश करना। ये जो रिंग आपके सामने बनी हुई है, उस रिंग को बेंजीन बोला जाता है ना। इसको क्या बोला जाता है? बेंजीन बोला जाता है, ठीक है। अब कोई ये ना कह दे ये क्या है, ऐसे बेंजीन कैसे होगी। बेटा यहां पर हर जो कोना है ना, ये जो कोना है बेटा जी, यहां पर क्या है बे मुन्ना, यहां पर क्या है? कार्बन है। यहां क्या है? कार्बन है, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा है ना। जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब आप लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना सीखोगे, है ना। आप लोगों को सिखाया जाएगा कि भाई ये बेंजीन कैसे होगी। और जो बेंजीन है ना सर, इस बेंजीन का फॉर्मूला देखो, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये वाला कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये सारा सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। मेरे काम का ये है कि ये बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 देखिए, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो बेंजीन का फॉर्मूला ये रहा, है ना। दिस इज योर बेंजीन, ठीक है, दिस इज यू माई बेंजीन, ठीक है सर। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा तुम्हें समझाने की। अगर ना समझ में आए ना यहां पर, तो जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो वहां पर तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ आओ अब देखो, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है ना, इसको नाइट्रोबेंजीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है साला मुझे नहीं फर्क पड़ता, है ना, लेकिन जरूरी है यहां फर्क पड़ेगा। इसको नाइट्रोबेंजीन बोला जाता है ना। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा सर? देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो इसके पास भी है, C6, है ना। अब देखिए सर, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे एक हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन। लेकिन सर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ। सर आप बोलोगे क्यों? अब हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन जुड़ गया ना। अच्छा, हाइड्रोजन को हटाया, नाइट्रोजन को लगाया, तो सर हाइड्रोजन कितना है? 5 ही है सर इसके पास। उस हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लग गया, ठीक है। और देखिए सर, इसके पास एक नाइट्रोजन है, सर इसके पास 2 O2 है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोबेंजीन। समझ गए? कोई बोल ही नहीं रहा। हम्म, बोलो, सही कह रहा हूं। ये मेरा एक्चुअल जो बेंजीन है, दिस इज माई नाइट्रोबेंजीन। मेरे से क्वेश्चन में एक आ गया, 3.9 ग्राम नाइट्रोबेंजीन है, और उससे नाइट्रोबेंजीन कितना मिल रहा है? 4.92 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन मिल रहा है। सर नाइट्रोबेंजीन मेरा प्रोडक्ट है सर। यस सर, मेरा ये जो बेंजीन है सर, ये रिएक्टेंट है, और मुझे प्रोडक्ट का मास दे रखा है, प्रोडक्ट की यील्ड दे रखी है। तो मुझे बताइए, अरे बेटा जी बताइए, ये कौन सी यील्ड है? सर ये वाली है, एक्चुअल यील्ड है सर। सर मुझे प्रोडक्ट का मास दे रखा है, और सर सारी दुनिया जानती है कि प्रोडक्ट का मास, इसका मतलब सर वो प्रोडक्ट का एक्चुअल परसेंटेज यील्ड है। क्या तुमने समझ लिया? क्या मुझे एक काम करना है, थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। थ्योरेटिकल यील्ड निकल गई, एक्चुअल यील्ड दे रखी है, और मेरे से परसेंटेज यील्ड पूछिए, खत्म होगी कहानी। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? हाँ 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 हाँ, कह रहा है सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। बेटा मुझे सब आती है ना। मैं फिजिकल पढ़ाता हूं, आपके बैच में फिजिकल पढ़ा ही रहा हूं। लास्ट ईयर मैंने अर्जुना में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था, इस बार मैं लक्ष्य में इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं। अभी मेरा प्रयास आएगा, उसमें कहीं ना कहीं मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं, मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, है ना। हाँ
अब यहां पर सिर्फ दिक्कत एक ही हो सकती है ना, यहां पर एक दिक्कत एक ही हो सकती है, सर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना। तो देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी तरीके से बैलेंसिंग है, मतलब आपको इससे ज्यादा बैलेंसिंग नहीं समझनी है ना। आप बस ये ध्यान रखो, यहां पर कार्बन 6 है तो यहां पर भी कार्बन 6 है, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखनी, सीधी सी बात, ये रिएक्शन बैलेंस है ना। अब कैसे बैलेंस है, ये यहां से यहां कैसे बन गया, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, है ना। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, बस इतना ध्यान रखो, है ना, इतना ध्यान रखो, एक से एक बन रहा है। यस बोलिए। तो अब तुम मुझे बताओ जल्दी से, जल्दी मुझे बताओ, है ना, ये थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड हमें दे रखी है, थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालें। मुझे एक बात बताइए, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होगा, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होगा, जल्दी बोलो। मोलर मास ऑफ बेंजीन, सर अभी देखो, कार्बन 12 इंटू 6, हाइड्रोजन 6 इंटू 1, सर 78 ग्राम पर मोल आएगा। बोलो ना यार, कोई बोल ही नहीं रहा यार, आएगा। तुम फटाफट से मोलर मास ऑफ C6H5NO2 निकाल दो, है ना, ये मोलर मास निकाल दो, जल्दी से निकाल दो। कितना होगा सर, 12×72, ये हो गया 72 और 5 कितना हो गया 79, 79 प्लस नाइट्रोजन हो गया 14 और ये हो गया 32। अबे जोड़ के बताइए कितना आ रहा है टोटल, दादा फटाफट जोड़ के बताना यार। ए मेरे भाई कितना आ रहा है बे, सर देखिए ना, 2 और 4 6, 6 5 11 और 11 और 2 13, 13 13 13 सुरूर, 3 और 1 4, 1 5, 5 और 7 12, इतना आ रहा है सर ग्राम पर मोल। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड बहुत ही बढ़िया सर, है ना। यही आ रहा है 123 ग्राम पर मोल आ रहा है सर। आप एक चीज बताइए, इस रिएक्शन को देखने से मुझे क्या पता लग रहा है, मुझे यह पता लग रहा है कि 1 मोल बेंजीन से, सर 1 मोल बेंजीन से 1 मोल नाइट्रोबेंजीन बनेगा। बेटा ये अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस दिन पढ़ोगे उस दिन समझ लोगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन करवाना जरूरी है, बिकॉज ये क्वेश्चन वापस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करोगे, लेकिन जिस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं यहां करवा रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ, 1 मोल बेंजीन से 1 मोल नाइट्रोबेंजीन मिल रहा है, और 1 मोल बेंजीन का मतलब कितना हो गया सर 78 ग्राम। सर 78 ग्राम बेंजीन से ये कितना मिल रहा है सर, कितना मिलना चाहिए, 123 ग्राम, 123 ग्राम नाइट्रोबेंजीन मिलना चाहिए था। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला गया 3.9 ग्राम बेंजीन, है ना, 3.9 ग्राम बेंजीन। अबे तो 3.9 ग्राम बेंजीन अगर है तो उससे कितना बनना चाहिए था, 123 डिवाइड बाय 78। 3.9 को ऐसे लिख दूं क्या, 39 इंटू 10 टू द पावर -1। देखो सर ये 2 बार उड़ जाएगा, और सर ये पता कितना आ रहा है, 6.15 ग्राम C6H5NO2। सर इतना बनना चाहिए था, दैट इज माई थ्योरेटिकल यील्ड। सर मेरे से परसेंटेज यील्ड पूछी है, बोलो भाई, परसेंटेज यील्ड बोलो कैसे। एक्चुअल यील्ड कितनी दे रखी है 4.92, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आई 6.15 इंटू 100%। बता दो कितना आ रहा है परसेंटेज, जल्दी से बता दो कितना आ रहा है परसेंटेज। हाँ हाँ जल्दी बोलो, अबे बोल डालो भाई कितना आ रहा है। यस यस, कितना परसेंट आ रहा है मुन्ना, जल्दी बता। बता कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 80 आ रहा है पक्का, सोच ले एक बार, पक्का 80 आ रहा है ना, ये तेरा 80% है, खत्म कहानी, ये तेरा खत्म कहानी। ले भाई देख ले अब तो, हाँ अब तो देख ले यार। हो गया क्या, क्लियर है ना, डन है, डन 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 डन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन थी बेटा जी, मान के चलो कि रिएक्शन बैलेंस है, मतलब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, 1 मोल मतलब 78 ग्राम, 78 ग्राम से इसका 1 मोल मतलब 123 ग्राम बनता है, ठीक है, और 3.9 ग्राम से 6.15 ग्राम बनेगा, बनना चाहिए था, बनना चाहिए था, दैट इज माय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में दे रखी है 4.92 ग्राम, है ना, इतना बना है, दैट इज योर एक्चुअल यील्ड। तो सर परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड टू 100%, खत्म, निपट गया। बोलो 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 बोलो, खत्म है क्या, 80% इसका सही आंसर होगा। ये फॉर्मूला कैसे बनाया है मैंने बता दिया, जो कोना है उस पर कार्बन लिखा है, तो 6 कार्बन और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन लिखा है, तो 6 हाइड्रोजन, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, सारे लोग जानते हैं इसको। यहां पर 6 कोने हैं तो 6 हाइड्रोजन है,
सॉरी 6 कार्बन है सर, 5 पे हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं लगा क्योंकि नाइट्रोजन लगा है। तो हाइड्रोजन कितना है? 5 है, एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले से मोलर मास निकल गया, एक एक मोल का मास निकल गया। लो जी, निपटा दिया, निपटा दिया भाई, हमने इसको निपटा दिया है, हमने इसको निपटा दिया वाला, खत्म हो गया काम, खत्म हो गया काम। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत आई है? हाँ, समझ नहीं आया बस। बेटा ये बैलेंस है सर, क्वेश्चन क्लास में लिखूं या ना लिखूं वो आपकी मर्जी है बेटा। सर इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बेटा ये बैलेंस है पहले से, है ना, ये रिएक्शन बैलेंस ही है ना, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। सर इनऑर्गेनिक कभी होगी? बेटा जब मैं 2 चैप्टर पढ़ा दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होगी, है ना। सर मोल से किया तो 0.2 मोल बेंजीन, अबे तू कर ही गलत रहा है। 0.2 मोल बेंजीन कहां से आ रहा है? 0.2 मोल आ ही नहीं रहा, 0.1 मोल आएगा। 3 और 0.1 मोल भी नहीं आएगा, 3.9/78, 3.9/78 कहां से 0.2 मोल आ जाएगा? भाई कर ही गलत रहा है यार, अबे कर ही गलत रहा है। अबे मैं मोल क्यों नहीं यूज किया बताऊं? मैं मोल क्यों नहीं यूज किया? मोल इसलिए नहीं यूज किया बिकॉज जो मुझे एक्चुअल यील्ड दे रखी है वो ग्राम में दे रखी है बेटा जी, मास में दे रखी है। अब आप सोचो, आप क्वेश्चन तो मोल से सॉल्व कर रहे हो, यहां पर तो आ रहा है मोल, आपकी थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो तो आ रही है ग्राम में, एक्चुअल यील्ड आ रही है मोल में, कैसे चलेगा? तुम नहीं समझ रहे हो। आपको यहां पर जो यील्ड दे रखी है वो मास में दे रखी है, तो आपको ये वाली यील्ड भी मास में ही निकालनी है। तुम समझ नहीं रहे हो। अगर ये यील्ड तुम लोग मोल में निकाल लोगे और क्वेश्चन में तुम्हें मास में दे रखा है, ऊपर है मास नीचे है मोल, अबे कैसे होगा? अगर दोनों चीज मोल में है तभी काम चलेगा। या फिर अगर मान लो ये मोल में दी हुई होती, यहां लिखा होता मोल, तब मैं मास निकालता ही नहीं, मैं सीधा मोल में कैलकुलेशन कर देता। लेकिन भाई सुनो तो सही, ये दे रखा है तुम्हें मास में, ये दे रखा है तुम्हें, अगर तुम इसको मोल में निकालोगे तो नहीं काम चलेगा, दोनों जगह मोल होना चाहिए। समझ रहे हो तो मेरी बात? यस 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 यस, क्लियर हुआ क्या? डन है ना, इसलिए मैंने मोल नहीं निकाला। आप समझ गए? हाँ अब बताओ। लो जी सर, एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये रहा, ये होमवर्क में, ये होमवर्क में है। इसको बोला जाता है बेटा जी टोल्विन, है ना, इसका नाम है बेटा टोल्विन। क्यों बोला जाता है भगवान जाने, इसको टोल्विन बोला जाता है। इसको बेंजेल्डिहाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेंजेल्डिहाइड बोला जाता है ना। इसको घर पे करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होता तो मैं इसका होमवर्क डिस्कशन दे दूंगा तुम्हें, तुम चिंता मत करना, घबराना मत। लेकिन एक बार के लिए घर से जरूर करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। अब मैं आपको आगे ले चलूंगा जिसका नाम है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल रिएक्शंस। हेडिंग लिख लो आप लोग, हेडिंग लिख लो भाई, सीक्वेंशियल रिएक्शंस पे क्वेश्चंस करेंगे। हो भाई साहब, भाई तुम्हें पढ़ाना मतलब बहुत सर, एकदम गला ना, एकदम गला एकदम वो हो जाता है, गजब। अरे कहां गया भाई? हाँ हाँ, ये आ जाओ बे, तुम कहां चले गए हो? अब तो इसका भी मन कर रहा है, रहने दे बे, कितना मुंह पाड़ेगा है। हाँ सर, आपकी सैलरी कितनी है देख रहे हो? डाउट तो ये वाला है बढ़िया, सैलरी कितनी? कह रहा सैलरी, बेटा मेरा सैलरी ना, मतलब अब देख, वैसे मैं तुझे एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बता पाऊंगा, है ना, और बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुझे इतना कह सकता हूं कि हाँ मतलब दाल रोटी चल जाती है ना। जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं मेरे घर वालों की, वो जिम्मेदारियां मैं पूरी कर पाता हूं, बाकी थोड़ा बहुत मैं बचा भी लेता हूं, है ना। बस ये है, इतनी सैलरी है, और कुछ बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है मेरी, है ना। हाँ बस काम चल जाता है, और वैसे तो कोई अंत नहीं है ना सैलरी का। कह रहा 7 करोड़। हाँ अभी बेटा तो कहने में क्या जाता है ना, अभी तुम्हें पता नहीं है ना 7 करोड़ होता कितना है ना। तुम्हें मार्केट में नहीं पता है ना, नहीं पता है तुम्हें मार्केट में भी 7 करोड़ कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो तुम्हें नहीं पता, तो कुछ भी बोल दो क्या फर्क पड़ रहा है ना। हम्म। लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूं कि काफी अच्छी है ना, जो मार्केट में मतलब जो चल रहा है उससे ठीक है।
है ना। और मुझे इसमें कोई गिला नहीं है उससे, है ना, कि मेरी कम है उसकी ज्यादा है, ठीक है, मुझे मेरी ठीक लगती है ना, लेकिन ठीक है मतलब, है ना, अब आप समझ जाओ। हम्म। ठीक है, चले हम लोग आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, आगे चल सकते हैं क्या हम? गोस्ट स्टोरी। सर लगभग बता दो, है ना, अबे तो लगभग बता दिया तो फिर सारी बता दी, फिर क्या बचा है? हम्म, फिर क्या बचा है? हाँ हाँ हाँ। करें आगे बढ़े, अब तुम कहो तो। वन मोल है नहीं भाई, वन मोल, तुम पागल हो गया, वन मोल कितना होता है तुम समझ भी नहीं रहे हो। हाँ हाँ, आगे चलें अगर तुम कहो तो। हम्म। अब फोन तो आईफोन कह रहा, सर आईफोन कैसे रखा है फिर? अरे भाई आईफोन तो मेरे घर वालों ने मुझे प्रेशराइज करके दिलवा दिया, मतलब ऐसे ही, है ना। हाँ मतलब मुझे शौक नहीं है इतना कोई आईफोन आईफोन का। मैं तो इससे पहले छोटा सा फोन रखता था, मेरे पास पुराने वीडियोस में देखना, मैं 15-20 हजार का फोन रखता था, और वो भी 2-3 साल से एक ही फोन रखा हुआ था। वो थोड़ा मेरा छोटा भाई है ना, वो मेरा छोटा भाई, उसने मुझे पुश किया खूब। तो चलो इसी की कहानी सुना देता हूँ मैं तुम्हें, आईफोन की कहानी सुना देता हूँ क्या है। तो क्या है कि मेरा छोटा भाई है, मतलब मेरे से 9 साल छोटा है ना, काफी छोटा है, मतलब 9 साल मेरे से छोटा है, मतलब काफी छोटा है। तो वो क्या ना, कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ, है ना, कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ, तो उसकी भी जॉब लगी, उसके जो यार दोस्त हैं उनकी भी जॉब लगी। तो उनके जो दो उसके जो 2-3 दोस्त थे, उनकी सैलरी थी 30,000 35,000 रुपए महीना, है ना, कॉलेज से जस्ट पास आउट होती है, और कॉलेज भी बहुत जबरदस्त कॉलेज नहीं था उसका। तो मतलब ऐसे जो जैसे कॉलेज से पास आउट हुआ, शुरू में जब उसका प्रोबेशन वगैरह चल रहा था, तो मतलब ऐसा हुआ कि उनको जॉब, मतलब इतना ही पैसा मिला, 30-35 हजार उसके महीने की सैलरी थी, है ना। जब मैंने अपने टाइम पे स्टार्ट किया था, मैं उस पर कोई कम ज्यादा नहीं बोल रहा हूं इसको, किसी के लिए 30,000 भी बहुत बड़ी है, लेकिन आप मार्केट स्टैंडर्ड देखोगे इस समय कि आप बीटेक करके बाहर निकलते हो तो 30,000 रुपए कम है सैलरी। लेकिन हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था टीचर, एज ए टीचर पढ़ाना, तो मेरी पहले महीने की सैलरी आई थी 24,800 रुपए, है ना, ये सैलरी हुआ करती थी। तो उसकी तो मेरे से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी तो 30-35 हजार उसकी सैलरी थी, उसके 2-3 महीने, 2-3 मतलब दोस्त थे उनकी। तो रोज शाम को क्या था ना, मेरी सोसाइटी में जिसमें मैं रहता था, तो उसमें स्विमिंग पूल था, है ना, सोसाइटी का स्विमिंग पूल था। तो वो अपने यार दोस्तों को, 4-5 यार दोस्तों को रोज बुलाता था अपनी सोसाइटी में, और वो बढ़िया एंजॉय करते थे, स्विमिंग पूल था बढ़िया, और है ना, रोज रोज का काम था उनका। सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने उठाया उस स्विमिंग पूल का। तो अब वो वहां पर क्या ना, वो रोज लेके आते फोन, उसके जो यार दोस्त थे 2-3, जो 30-35 हजार रुपए कमा रहे थे, सबके पास आईफोन, है ना। तो भाई वो रोज मेरे पास आए और बोले, मुझे भाई साहब बोलता है, बोले भाई साहब देखो, उनकी सैलरी 35,000 30,000, आईफोन रखा हुआ है, आपकी सैलरी इतनी और आपने ये मोबाइल रखा हुआ है, बताओ कैसे काम चलेगा? अरे तो मैंने कहा क्या हो गया, मतलब ये जरूरी थोड़ी ना है कि, बोले नहीं नहीं गलत बात है। फिर अब वो क्या था ना, आईफोन से मतलब वो होता है कि मोबाइल से पानी के अंदर भी आप फोटो ले सकते हो ना, पानी के अंदर भी फोटो ले सकते हो, वो एकदम से आजकल जो आईफोन आए आए हैं उनसे। तो वो जब डाई वाइव मारते थे ऐसे स्विमिंग पूल में, है ना, अंदर वो तैर रहे होते थे, तो वो अंदर से ही वीडियो बनाते थे, और वो मुझे लाके दिखाता कि ये देखो आईफोन से ये वाला वीडियो भी बन सकता है, आईफोन से ये भी हो सकता है, आईफोन से ऐसे भी हो सकता है, और देखो आपके पास ये वाला मोबाइल है, इससे अगर दूर से छींटा लग जाए इस मोबाइल के ऊपर तो ये सुखाना पड़े साला धूप में ले जाके इसको, है ना। तो क्या कर रहे हो भाई साहब आप? और ये सारा काम ना मतलब रोज होने लगा, है ना, ये काम रोज होने लगा। फिर भाई ने बोला, फिर वाइफ ने बोला, सारे लोग बोलने लगे, बोले क्या कर। तो भाई मुझे प्रेशर में आके ना मतलब ये काम करना पड़ा। लास्ट में मेरा एक दोस्त रहता है, मेरा दोस्त रहता है यूएस। तो एक दिन वो आ रहा था, तो उसने बोला कि भाई कुछ लाना है तेरे लिए, मैं इंडिया आ रहा हूँ। तो मैंने कहा अरे एक काम कर दे, ये आईफोन आईफोन कुछ है ये ले आ यार, है ना, तो मेरा काम बन जाएगा, यहाँ रोज मुझे ताने सुनने को मिलता है। तो मैंने उसको बोला, तो उसने मुझे ला के दे दिया ये, है ना। मैं इससे सिर्फ फोन के अलावा और कुछ ज्यादा काम करता नहीं हूँ, फोटो वोटो भी मैं खींच लेता हूँ इससे,
बस इतना काम है मेरा। और मुझे इस आईफोन में कुछ आता ना कुछ बात। मेरा यही वाला काम उससे भी चल रहा था, जो मेरे पास 15-20 हजार का मोबाइल था, उससे भी यही काम चल रहा था। ओह भाई, कह रहा आपकी शादी हो गई क्या? ओह फक, सॉरी। हाँ मतलब हो गई, मेरी शादी हो गई बेटा। हाँ हाँ। और आपको जानकर बड़ी खुशी भी होगी कि मेरे एक छोटा बच्चा भी है। अबे तुम उम्र मेरी जितनी मान रहे हो ना, उससे ज्यादा है। हाँ, है ना। तुम मुझे कुछ ज्यादा छोटा समझ रहे हो, है ना। हाँ हाँ। तो मतलब तुम ज्यादा छोटा समझ रहे हो मुझे। आओ, तो मैं यही तो बात कर रहा हूं, 2006 में भाई मैंने 10वीं पास कर ली थी वे। हाँ। आओ आओ, अब पढ़ लेते हैं, आज पढ़ लेते हैं, अब आगे पढ़ लेते हैं। सिक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होते हैं? अरे तुम ये पढ़ लो। 50 साल का हो गया हूं मैं, हाँ 50 साल का हो गया हूं। हम्म। तो ये आईफोन की कहानी ये है भाई, है ना। तो ये मैंने आईफोन ले लिया, कितना पता नहीं कितना साल, 1.5 साल 2 साल हुआ होगा, 1.5 साल हुआ होगा लगभग, है ना। बट ठीक है, मतलब मुझे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, मैं सही बताऊं तो, है ना। कि आईफोन लेना और वो करना, ये मतलब मुझे नहीं इतना वो करता। मैं छोटे वाले फोन में भी खुश था, और आज भी मेरे पास होता तब भी मैं खुश रहता। इसके अलावा मेरे पास कुछ लग्जरी आइटम्स में कुछ नहीं है, और ना ही मुझे जरूरत है ना। ठीक है, चलो आओ हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। जीवन में एक बात याद रखो, सीधी सी बात मैं आपको बोलूं, है ना। तुमने वो सिंघम का डायलॉग सुना है? सिंघम का डायलॉग सुना है तुमने, वो कि मेरी जरूरतें कम है, इसीलिए मेरी बात में दम है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आपकी बात में वजन तभी रहेगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि मतलब जरूरतें ज्यादा उसकी बात में वजन नहीं रहता, लेकिन आप जीवन में ज्यादा कॉन्फिडेंट तभी रह पाओगे, है ना, अगर आप एम्प्लॉई हो, मतलब आप जॉब करते हो, तो जितनी जरूरतें आप कम रखोगे अपनी, है ना, आपकी बात में उतना ही ज्यादा वजन रहेगा, है ना। आप झुकोगे नहीं किसी के सामने। जितना आप अपनी लाइफ में लग्जरी ऐड करते जाओगे, आप उतना ही गुलाम बनते जाओगे बहुत सारी चीजों के, है ना। आप लग्जरी के गुलाम बनते जाओगे, आप चीजों के गुलाम बनते जाओगे। वो चीजें आपको बड़ा अफेक्ट करेगी, वो नहीं होगी तो आपका मेंटल पीस चला जाएगा। आपको लगेगा उसके पास है, मेरे पास नहीं है ना। तो आप ऐसे परेशान रहने लगोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जरूरतें अपनी कम रखो, है ना। और भाई हम तो, और दूसरी चीज ये भी होती है, जब आप बहुत छोटी जगह से स्टार्ट करते हो ना, तो आपको उसकी कीमत पता होती है कि ये जो कमाया है तुमने, आज जो तेरे पास है, भाई तूने कितना मेहनत से कमाया है ना। तो वो जब आपको उस चीज की वैल्यू पता होती है, तो आप फिर थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हम्बल हो जाते हो। और जब इंसान के पास एकदम से कोई चीज आ जाती है ना, है ना, कि मैंने मेहनत नहीं करी और बिना एफर्ट के मुझे बहुत कुछ मिल गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली वो इंसान उतना हिम्बल नहीं रहता, क्योंकि उसको नहीं पता कि उस चीज की वैल्यू क्या है, वो कैसे कमाई जाती है, किस मेहनत से कमाई जाती है। और ये चीज तेरे पास है, कितने लोगों के पास नहीं है ना। तो लाइफ में ये चीज मैं तो चाहूंगा आप लोगों से, यही ध्यान रखो आप। अच्छा है आपके पास, बहुत अच्छी बात है ना, उसको दिखाओ, करो नहीं, वो इंडिविजुअल चॉइस है। मेरा ये है कि ठीक है, जो है भाई ऊपर वाले ने दिया है, कम दिया तब भी बढ़िया है, ज्यादा दिया तब भी बढ़िया है। जो चल रहा है वो चल रहा है ना। आ जाओ अब हम लोग पढ़ लेते हैं। 10 मिनट मेरी क्लास का और बचा है ना। और मैं आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूं। व्हाट इज सीक्वेंशियल रिएक्शन, और इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, है ना। सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं क्या होती है सीक्वेंशियल रिएक्शन। आओ। देखो, एक रिएक्शन है कि मान लो आपके पास एक रिएक्टेंट था ए, है ना, ए से बना बी, ठीक है। और जो बी है वो फर्दर कन्वर्ट हो गया सी में, और सर जो सी है वो कन्वर्ट हो गया डी में। देख रहे हो, ये है सीक्वेंशियल रिएक्शन, कि एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट बन जाए, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन चलता रहेगा। अबे ठीक है दादा, अब माफ कर दो भाई, वो निकल गया मुंह से, ठीक है। हाँ, आ जाओ। हम्म। लेकिन ये बातें ना आउटडेटेड लगती है ना, आपकी उम्र वालों के लिए थोड़ी बातें आउटडेटेड लगती है। बोले क्या बकवास कर रहे हो सर, इतना दार्शनिक आदमी कौन होता है ना। अब वो जैसा भी है भाई, अब तो मान लो वैसे। हाँ, ए था रिएक्टेंट, है ना, उसने बी बनाया, बी प्रोडक्ट बना, और जो बी है वो सी में कन्वर्ट हो गया, और सी और डी में कन्वर्ट हो गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन।
ठीक है, अब खुद सोच के देखो, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये कह देता, आपसे मैं ये कह देता मुन्ना एक बात बता, मैं तेरे से ये कह देता कि तेरे पास 2 मोल ए का है, तो बता डी कितना बनेगा, मोल्स ऑफ डी कितने बनेंगे? क्या आप बता पाते? क्या डी के कितने मोल बनेंगे? हाँ जी, डी के कितने मोल बनेंगे आप बता पाते क्या? बोलो बोलो बोलो। अरे डी के कितने मोल बनेंगे, क्या बता पाते क्या? सर बिल्कुल बता पाते। देखो ना, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 2 मोल से 2 मोल बन जाते हैं। ठीक है, अगर यहां 2 मोल है बी का, मतलब यहां पर भी 2 मोल ही होगा, क्योंकि यही तो बी सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो सर अगर इसका 2 मोल है तो सी भी कितना बनेगा? 2 मोल बनेगा। बोलो। अरे सर देखो ना, 1 मोल से 1 बन रहा था तो 2 से 2 बनेगा। बात तो सही है। अगर ये 2 मोल है तो बेटा यहां पर भी सी कितना आएगा? 2 मोल आएगा। और सर अगर यहां सी 2 मोल है तो डी भी कितना बनेगा? 2 मोल बनेगा। खत्म। सर डी के कितने मोल बन गए? 2 मोल बन गए सर। ये लो, मेरी बात समझ रहे हो क्या तुम? यस 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 यस, क्लियर हुआ क्या? तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में ऐसे चलता है, या तो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो या फिर नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो। ऐसा भी हो सकता था कि आपको इसमें डी के मोल गिवन होते, है ना, डी के मोल गिवन होते और आपसे पूछता बताओ ए कितना बनेगा। ये भी गिवन हो सकता था, ये भी पूछ सकता था। आपको उल्टा चलना पड़ता, फिर डी से सी बनाते, सी से बी बनाते, बी से ए बनाते। दोनों में से कहीं पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ गए? आओ एक थोड़ा सा और मुश्किल सा एग्जांपल देता हूं, है ना। जैसे मान लो आज मैं सोच के आया था कि खत्म हो जाएगा, मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में मोलैरिटी स्टार्ट कर दूंगा, कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। जितना भी है अब छोड़ो। हाँ देखो, जैसे मान लो ए से 2b है, एक रिएक्शन है ए से 2b और फिर है बी से सी। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि बताइए ए के अगर 2 मोल हैं तो मोल्स ऑफ सी कितना बनेगा? जल्दी बताओ देखें। मोल्स ऑफ सी कितना बनेगा ये बताओ देखें। मोल्स ऑफ सी कितना बनेगा? जल्दी बोलो भाई। जल्दी बताओ, मोल्स ऑफ सी कितना बनेगा? कितना बनेगा? 4 मोल बनेगा पक्का? सोच लो एक बार। किसी का 4 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है और किसी के 2 भी आ रहे हैं। वाह 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 वाह। इधर आओ देखो सर, अगर इसके 2 मोल है, देखो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है कि 1 मोल से 2 मोल बनना चाहिए। तो सर 2 मोल से कितना बनना चाहिए? 4 मोल बनना चाहिए था। यस, तो हमारे पास बी के कितने मोल है? 4 मोल है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो ये सोचते हैं कि 2b के 4 मोल है। नहीं बेटा, ये मोल किसके हैं? बी के मोल हैं। दीज आर दी मोल्स ऑफ बी। ये जो 2 है ये तो सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। इस 2 का इन वाले मोल्स में कोई कन्वर्जन नहीं है। 1 से 2 मिलता है तो 2 से 4 मिल जाएगा बी के। ये 4 मोल किसके हैं? बी के मोल्स हैं। अगर यहां पर बी के 4 मोल्स है तो यहां पर भी बी के कितने मोल आएंगे? 4 मोल आएंगे। यस, अब यहां पर देखो गलती क्या करता है बच्चा, वो ये सोचता है 2b इज इक्वल टू 4 है तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहां 2 लिख देता है। बेटा यहां 2 लिख दिया तो गड़बड़ है, वो यहां 2 नहीं आएगा, यहां 4 ही आएगा, बिकॉज दीज आर दी मोल्स ऑफ b। ये b के मोल्स हैं। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2b, ये 2b के इक्वल नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ b। मेरी बात समझे हो कि नहीं समझे? तो आपको पता लग गया ये 4 मोल है, 1 मोल से 1 मोल सी बनता है तो 4 मोल से 4 मोल सी बन जाएगा। खत्म कहानी। बस ये लो जी, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझे क्या? यस 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 यस, ये ध्यान रखना। यहां पर गलती क्या होती है मैंने आपको बता दी, है ना। वो जनता यहां तो 4 लिख देती है, 4 के बाद यहां 2 लिख देती है। 2 नहीं आएगा बेटा, ये बी के मोल्स हैं, यहां पर भी बी के मोल 4 ही लिखना पड़ेगा आपको। डन है? यस, आप में से कई बच्चों ने 2 लिखा होगा, जिसका 2 लिखा है ना या जिसका 2 आ रहा होगा उसने ये गलती करी होगी। यस, आओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं, उसी से कहानी समझ में आएगी। ये वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ऐसे लिखा है P से 2Q, है ना, फिर उसके बाद Q से 2R, है ना, और R से S। आपको क्वेश्चन में कह दिया कि S के 2 मोल बने हैं, S के 2 मोल बने हैं, तो बताइए मोल्स ऑफ P कितना लेके चले थे? P के मोल्स कितने लेके चले थे? बताओ देखें, P के कितने मोल लेके चले थे? यस, जल्दी बताओ भाई। अबे स्टोरी सुना तो दी, सारी क्लास में स्टोरी थोड़ी सुनाओगे। हाँ, सारी क्लास में स्टोरी थोड़ी चलेगी, स्टोरी सुना तो दी, अभी आईफोन वाली कहानी सुनाई तो दी। स्टोरी सुना दी भाई, बहुत हो गया। आ जाओ, ये बताओ।
आप शुरू में पी के कितने मोल लेके चले थे, ये बताइए, है ना, मोल्स ऑफ पी आपसे पूछा है, क्या लगता है? मोल्स ऑफ पी आपसे कितना 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 0.5 पक्का, किसी का 8 भी आ रहा है, किसी का 0.5 आ रहा है। आओ सर देखते हैं, अगर इसके 2 मोल है ना तो सर यहां पर आर भी कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि 1 से 1 बन रहा है तो 2 से 2 बनेगा। सर ये आर के कितने मोल है, 2 मोल है सर। अगर यहां आर के 2 मोल है मतलब यहां पर भी आर के 2 ही मोल होंगे। यस बोलो सर, ये देखो दीज आर द मोल्स ऑफ आर। सर देखिए पी के 1 मोल से आर के 2 मोल्स बनते हैं, तो आर के 2 मोल बनाने के लिए इसका मतलब पी का 1 मोल जरूरत पड़ेगी। हां सर, सर क्यू के 1 मोल की जरूरत पड़ेगी, 1 से 2 बन जाएगा, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ सर क्यू के मोल कितने हैं, 1 है सर। अब देखो सर 2 मोल क्यू से 1 मोल पी, तो 1 मोल क्यू से 0.5 मोल पी, 0.5 मोल। सर खत्म हो गया क्वेश्चन, यही हमारा फाइनल आंसर है सर, दिस इज द फाइनल आंसर। 0.5 आ रहा है सर, समझ में आ गया मतलब सब, है ना, सबको समझ में आ गया मतलब, बोलो क्लियर है क्या? डन ना? अब इसको उल्टा भी कर सकते हो आप, वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखो इसके 0.5 मोल है तो ये कितना बनेगा, 1 बनेगा, डबल बनेगा। अगर ये 1 है तो ये डबल बनेगा 2, और अगर ये 2 है तो ये 2 ही बनेगा, खत्म। हाँ सर लव स्टोरी सुनाओ सर, है ना, लव स्टोरी, बेटा लव स्टोरी सुनने में अच्छी लगती है ना। हाँ, उनका सच्चाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। यस, हाँ हो गया, समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हुआ क्या? अगर ये क्लियर हो गया ना तो आ जाओ फिर एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है रिएक्शन बैलेंस होनी जरूरी है ना। ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या होनी जरूरी है, बैलेंस होनी जरूरी है, क्योंकि ये स्टोइशियोमेट्री लगा रहे हैं और स्टोइशियोमेट्री लगाने के लिए रिएक्शंस बैलेंस होनी जरूरी है ना, रिएक्शंस बैलेंस होनी जरूरी है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, है ना। फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, है ना, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और अगली क्लास में मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट हो जाएगी। आइए सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर, आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर। देखिए एक रिएक्शन दे रखी है S8, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है ना। फटाफट से हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सर S8 ने O2 के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया सर, SO2 बनाया सर, है ना। और ये जो सर SO2 है, इसने O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, SO3 बनाया। पता है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमसे बोला गया कि 1 मोल आपके पास S8 था, तो बताइए SO3 का मास कितना होगा। क्या ये क्वेश्चन सीक्वेंशियल रिएक्शन का है? अब देखो मैं इसीलिए आपसे कह रहा था, मैंने जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग अलग टाइप में बांट दिया है ना, मैंने इसको अलग अलग टाइप में बांट दिया है ना, अलग अलग टाइप में बांट दिया है। जैसे ही रिएक्शन देखोगे, जैसे ही ये रिएक्शन देखोगे, आपको सीधा सा पता लगेगा, सीधा सा पता लगेगा कि ये रिएक्शन सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है, और सीक्वेंशियल रिएक्शन आपके दिमाग में चलेगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यस ठीक है। तो अब एक चीज नोटिस करो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है सर? नहीं, रिएक्शन बैलेंस नहीं है सर। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं करोगे आप लोग स्टोइशियोमेट्री नहीं लगा पाओगे। तो अगर इसका S8 है तो यहां 8 लिखना पड़ेगा सर, ये 8 दूनी 16, तो सर अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई सर, है ना, होगी बैलेंस। क्या ये वाली रिएक्शन बैलेंस है? नहीं सर, ये वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहां हाफ लिख दो, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी सर। ये दोनों रिएक्शंस बैलेंस है सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम खुद बताओ, अगर इसका S8 का 1 मोल है तो उससे SO2 के कितने मोल बनेंगे सर? 1 मोल से SO2 के 8 मोल्स बनेंगे। लो सर, SO2 के कितने मोल आगे, 8 मोल आगे सर। अगर SO2 के 8 मोल है तो यहां पर 8 मोल आ जाएंगे। यस सर, इसके SO2 के 1 मोल से SO3 का 1 मोल बनता है, तो सर 8 मोल SO2 से सर 8 मोल SO3 बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा सर? अगर मेरे से मोल पूछा होता ना SO3 के कितने मोल बनेंगे, तो मैं सीधा लिख देता 8 मोल बनेंगे। लेकिन क्या मेरे से मोल पूछा है? नहीं सर, सर मेरे से मास पूछा है। इस मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो मुझे जरूरत पड़ेगी मोलर मास ऑफ SO3 की। बताइए मोलर मास ऑफ SO3 कितना लिख दूं सर? सल्फर हो गया 32 और सर ये हो गया 1648, सर ये आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल, है ना। तो सर हमारे पास मोल्स है, मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू मास ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO3। ठीक है सर, अब हमारे पास मोल्स है 8, हमसे मास ऑफ SO3 पूछा है, मोलर मास 8 है, तो सर यहां से मास ऑफ SO3 हो जाएगा 8 × 8 = 64, 640 ग्राम। खत्म कहानी,
ये हमारा फाइनल आंसर है। बोलिए, समझ में आ गया क्या? यस 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 यस। हम्म। बोलिए, समझ में आ गया क्या? बोलो भाई। यस, डन है, क्लियर हुआ ना? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन ये है। इसको करिएगा बेटा, आपसे आप लोग करिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो इस क्वेश्चन में उल्टा चला गया ना, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, है ना, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ये वाले अच्छे क्वेश्चंस है ना, ये मैं थोड़ा आपको, और आपका जो लेवल है धीरे 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 मैं बढ़ाता जा रहा हूं, है ना। देखो सबसे पहले आपको मोल लिखाना सिखाया, आपको मोल थोड़ा सा मुश्किल लगा, है ना, आपको लगा कि यार मोल निकालना बहुत मुश्किल काम है। जब मैंने तुम्हें स्टोइशियोमेट्री समझाई तो उसमें मोल पहले से कैलकुलेट करना था, तो आपको लगा कि नहीं अब मोल आसान है। जब मैंने स्टोइशियोमेट्री के बाद तुम्हें लिमिटिंग रेजेंट सिखाया तो आपको लगा कि यार लिमिटिंग रेजेंट मुश्किल है, लेकिन लिमिटिंग रेजेंट में स्टोइशियोमेट्री पहले से आ गई, तो फिर तुम्हें लगा कि स्टोइशियोमेट्री तो आसान है। अब जब मैंने तुम्हें परसेंटेज यील्ड सिखाई तो तुम्हें लगा होगा कि परसेंटेज यील्ड मुश्किल है, लेकिन अब तुम्हें लिमिटिंग रेजेंट आसान लगने लग गया, क्योंकि परसेंटेज यील्ड में पहले से लिमिटिंग रेजेंट का कॉन्सेप्ट काम में आ रहा था। यस, जब मैं आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन समझा रहा हूं तुम्हें लग रहा है आज ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है नहीं। जब मैं थोड़ा और आगे चलूंगा तुम्हें आसान लगने लगेगी। सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, और वो है कंसंट्रेशन। आप बनाए रखें, रिवीजन करते रहें, क्लास में जो होमवर्क दिया उसको करके आए, सारी चीज समझ में आएगी। इतने सारे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, साला 3 लेक्चर से मैंने थ्योरी के नाम पे सिर्फ 5 मिनट लिए होंगे शायद, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और ये क्वेश्चंस बनाए गए क्वेश्चंस है ना, ये ना भी करवाऊं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल रिएक्शंस, ये फलाना ढिमका, कल और करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज प्योरिटी, कभी मैं तुम्हें करवाऊं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्सचर्स। ये अलग अलग छांटे के क्वेश्चन है बेटा, 10 बुक लेके बैठो तब उसमें से 10 क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। तो बस यही मैं कहूंगा कि जो जो कंटेंट आपको मिल रहा है उसको भरोसा करते हुए बस आप लोग पढ़ते जाएं। इस क्वेश्चन में आपको पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी, 39 होता है, क्लोरीन जो होता है वो 35.5 होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो 16 होता है ना। इसको आप लोग घर से करिएगा। हालांकि एक और क्वेश्चन भी है ना, एक और क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन, ये जो है ना, ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे, है ना। अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, है ना। इसको मैं क्लास में भी करवाऊंगा, एक बार आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना। मैं कर दूंगा, इसको क्लास में करवा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो रिएक्शंस है ना बैलेंस नहीं है, इनको बैलेंस करना। मैं पहले लिख देता हूं, नहीं तो कुछ लोग गलती कर देंगे, नॉट बैलेंस, दीज रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड। इसको आप लोग बैलेंस करके और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में आगे हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स जो है ना वो स्टार्ट कर दूंगा, है ना। ये कंसंट्रेशन टर्म्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, यूं मानिए ना, मोटा लास्ट टॉपिक होगा कंसंट्रेशन टर्म्स। 2-1 लेक्चर लेंगी वो, तो मुझे लगता है कि अगले 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना, अगले 3-1 लेक्चर में। यस, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट वीक से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आ जाओ, तो आज का जो आपका होमवर्क है बेटा जी, आपको आज डीपीपी मिलेगा। अब सुन लो मेरी बात, एक चीज सुन लेना, अगर आपकी डीपीपी में आज परसेंटेज प्योरिटी का कोई क्वेश्चन हो, अगर परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन हो तो उसको नहीं करना है, पहले ही बोल देता हूं मैं, है ना। नहीं तो तुम बाद में बोलोगे कि सर आपने करवाया नहीं, है ना, ये नहीं हुआ, तुम ये मैसेज करोगे खूब सारे। तो इससे पहले ही बता देता हूं, परसेंटेज प्योरिटी का अगर क्वेश्चन है तो उसको छोड़ देना, ठीक है। और डीपीपी आपको करनी है खुद से, ठीक है सर, रिवीजन बढ़िया करके आना। कल अपनी क्लास नहीं है, देखो सीधी सी बात बताऊं, कल अपनी क्लास नहीं है तो रिवीजन का टाइम भी मिलेगा तुम्हें, है ना। जो होमवर्क आपको क्लास में दिया है वो क्लास में जरूर करें, ठीक है। जो होमवर्क आपको क्लास में दिया है, जो क्लास में होमवर्क दिया है वो आप लोग जरूर ट्राई करें। बस आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, कर लोगे। और देखो हर चीज, हर हर क्लास में मैं तुम्हें बस एक ही विश्वास दिलाता हूं, और वो विश्वास यही है कि तुम्हें जो चीज आज मुश्किल लग रही है कल आसान लगेगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बस ये तीर हवा में ही बोल रहा हूं, है ना। तुम ऐसा नहीं है कि ये बस बोल दिया सर, बोलने के लिए बोल रहे हो, नहीं, ये मैंने प्रूव करके समझाया तुम्हें, है ना।
ये जो एग्जाम्पल दिया ना, मोल मुश्किल लेकिन फिर आसान लगा, स्टोइशियोमेट्री मुश्किल लेकिन फिर आसान लगी, फिर लिमिटिंग रिलेशन मुश्किल लेकिन फिर आसान लगा, ये भी सारी चीजें बहुत आसान लगेगी। हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, घर पे आप लोग क्वेश्चंस करोगे, सब कुछ एकदम समझ में आएगा अच्छे से, है ना। ये चैप्टर है थोड़ा सा मुश्किल, मैं मानता हूँ इस चैप्टर को, और जैसा मैंने कहा कि जब मैं पढ़ता था तब भी ये चैप्टर मुश्किल लगता था मुझे, आपको भी मुश्किल लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है ना। ठीक है, होमवर्क डिस्कशन का वीडियो कल वाला जो है ना वो मिल जाएगा आपको आज, जैसे क्लास खत्म करोगे ना वो डिस्कशन का वीडियो मिल जाएगा। इस वाले डिस्कशन का जो वीडियो ना आज जो क्लास में दिया ये आपको मिलेगा कल, है ना, कल मिलेगा, लेकिन कल अपनी क्लास नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम कहो तो क्लास कर दें, खत्म करें क्लास। चाइल्ड मैरिज, हाँ, कहानी बेटा मेरे पास खूब सारी हैं, है ना, और अगर मैं कहानियां सुनाऊं ना, सुनाएंगे कभी धीरे धीरे, इसी पे 2 लाइन सुनाता हूं तुम्हें कहानी से रिलेटेड, सुनना अब अच्छी बात, बढ़िया ढंग से सुनना और खुद भी अप्लाई करना। हाँ ये मोटिवेशन वाली शायरी नहीं है, 2 लाइन मोटिवेशन वाली नहीं है, ये ऐसे मजे वाली है, मतलब मजाक वाली है। मोटिवेशन की तो तुम्हारे ऊपर ऐसे, है ना, टपक रहा होगा मोटिवेशन तो तुम्हारे ऊपर से, है ना। हर कोई मास्टर आके क्लास में साला मोटिवेट तो कर रहा होता है तुम्हें कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मोटिवेशन तो चल ही रहा है। और तुम लोग भी खूब सारी वीडियोस देखते रहते हो ऑनलाइन ना, मोटिवेट कैसे रहें, मोल कॉन्सेप्ट कैसे सीखें, कौन सा टीचर मोल कॉन्सेप्ट बढ़िया पढ़ाता है, बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स, बेस्ट टीचर ऑफ मैथ्स, बेस्ट टीचर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और फिर बेस्ट टीचर के पास जाके तुम वीडियो देखते हो, फिर तुम्हें लगता है नहीं यहाँ नहीं, वहां भी ठीक था। चल रहा है ना तुम्हारे जीवन में, कई लोगों के जीवन में यही चल रहा होगा, है ना, हो ही रहा होगा ये सब कुछ। तो मोटिवेशन की मुझे लगता है मोटिवेशन जरूरत अंदर से है ना, जो आपके इंटरनल मोटिवेशन है वो ज्यादा फायदा करेगा। मेरा मोटिवेशन अभी मैं दूंगा ना, सुबह तक मोटिवेशन बह के बाहर आ जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। बाहर से मोटिवेशन कुछ काम नहीं आता। तो सुन लो, 2 लाइन है तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे लिए स्पेशली, तुम्हारे लिए कहता है कि इतना भी मजबूर ना कर, सुनना बे ओ मेरे भाई लोगों, अच्छे सुन लेना, कितना भी मजबूर ना कर, इतना भी मजबूर ना कर कि झूठे किस्से हम सुनाने लग जाएं, है ना। सुन लो अच्छे से, कि इतना भी मजबूर ना कर कि झूठे किस्से हम सुनाने लग जाएं, कसम तेरे सर की हम झूठी खाने लग जाएं। सुनना, कहता है कि इतना भी मजबूर ना कर कि किस्से हम झूठे सुनाने लग जाएं, और कसम तेरे सर की हम झूठी खाने लग जाएं। और अगर मैं सुना दूं अपनी कॉलेज के किस्से, अगर मैं सुना दूं अपनी कॉलेज के किस्से, तो तुम जैसे लोंडे मेरे पांव दबाने लग जाएं, है ना। तो ऐसे याद आ गया तो भाई ठीक है, मतलब सुनाएंगे कभी कहानियां, लेकिन अभी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, अभी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं पहले, एक कहानियां वहानियां सुनाते रहेंगे, किससे सुनाते रहेंगे, है ना। लेकिन हाँ, ये बात फैक्ट है बिल्कुल ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो आज के बाद कुछ भी बोलो ना तो इस चीज को दिमाग में रखना, है ना। हाँ, ज्यादा हवाबाजी नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है ऑल राइट, चलो जी, आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपसे वापस मुलाकात होगी, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, यस, क्योंकि बेटा जी काम पढ़ने चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।